नमस्कार। महाराष्ट्र शिक्षण मंडल के अध्यक्ष श्री जयंत तनखेवाले जी किसी कारणवश अभी उपस्थित नहीं हो पाए हैं, कुछ ही समय में अपने समक्ष आ जाएंगे। सचिव श्री प्रमोद पाठक जी, अन्य पदाधिकारी, तीनों शालाओं और महाविद्यालय के प्राचार्य, सभी शिक्षक वर्ग, सभी की ओर से मनुष्य शक्ति केंद्र लोनावाला से आए हमारे सम्मानीय मेहमानों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं मनुष्य शक्ति केंद्र के बारे में थोड़ी सी जानकारी इस बीच आपको दे दूँ। मनुष्य शक्ति प्रयोग केंद्र ये मेरे 50 वर्षों से अपने एक बहुत ही उच्च उद्देश्य को लेकर कार्यरत है। लोनावाला पूना में इनका ऑफिस है, हेड ऑफिस, और महाराष्ट्र में और देश के और कई हिस्सों में इनके ऑफिस और केंद्र है, प्रयोग केंद्र है। आदर्श शिशु की प्राप्ति के लिए गर्भ संस्कार की शिक्षा, स्कूली छात्रों के मन से पढ़ाई का डर दूर करके उनके मानसिक और बौद्धिक स्तर को उन्नत करने, याददाश्त को तेज करने तथा दिमाग की रचनात्मक शक्ति को बढ़ाने के लिए विशेष प्रशिक्षण देने में यह केंद्र सिद्धहस्त है। यह केंद्र युवाओं में अपनी खुद की स्वयं की क्षमता के प्रति विश्वास जगाने, व्यक्तित्व विकास एवं रोजगार परक क्षमताओं को बढ़ाने की शिक्षा तथा बुजुर्गों को तनाव, अवसाद, चिंता, निराशा आदि से मुक्त होने के लिए विशेष वैज्ञानिक रूप से प्रशिक्षण और मार्गदर्शन करते हैं। देश विदेश से बड़ी संख्या में इस संस्थान में नागरिक आते हैं, विदेशी लोग भी आते हैं और अपनी मानसिक समस्याओं के समाधान के लिए विशेष रूप से मार्गदर्शन देके जाते हैं। संस्थान को ये कार्य करते हुए 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं। अभी उनका गोल्डन जुबली समारोह चल रहा है। उसी उपलक्ष्य में अलग अलग स्थानों पे देश में जाके आप लोग इन्हीं सब चीज़ों के बारे में नागरिकों में जागरूकता पैदा कर रहे हैं। ऐसे संस्थान से आए हुए तीन हमारे जो मेहमान हैं, सम्मानीय मेहमान, मैं एक एक का परिचय दूंगा और उनका हम लोग स्वागत करेंगे। कुछ लेगा तो अच्छा। खासियत ये होती है, एक थोड़ा सा बैकग्राउंड में बता दूं, जो मुझे हल्का सा नॉलेज है इस चीज़ में, उसके बारे में। हमारे मस्तिष्क के दो भाग होते हैं, दो हेमिस्फीयर होते हैं, दो अर्धगोल जिनको कहते हैं। दोनों अपने अपने अलग अलग कार्य में विशेषता रखते हैं। जैसे बाएं तरफ का जो गोलार्ध रहता है वो जनरली लॉजिक, मैथमेटिक्स, साइंस, जिसमें ज़्यादा तर्क शक्ति लगती है, सोचना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है, ऐसे कार्यों में सपोर्ट करता है हम लोगों को। और दाहिना जो गोलार्ध रहता है वो जनरली कल्पनाएँ और भूगोल वगैरह जैसी चीज़ें जिसमें हमको याद करना है कुछ ज़्यादा चीज़ें, उनको महत्व देता है। तो ये और दाहिना हिस्सा जो होता है वो हमारे बाएं अंग के, बाएं तरफ के जितने अंग हैं उनको कंट्रोल करता है, और बाया जो हिस्सा होता है दिमाग का वो दाहिने अंग को कंट्रोल करता है हमारे। क्योंकि इस दिमाग में वर्चुअल सेगमेंट्स भी किए गए हैं, 8 वर्चुअल सेगमेंट्स जो मैंने पढ़ा हुआ बता रहा हूँ आपको, 8 वर्चुअल सेगमेंट्स है। हर एक सेगमेंट एक किसी खास तरह के विशेष विषय को सपोर्ट करता है। कि जैसा जो अपना हिस्सा जो है 8 में से एक हिस्सा जो मैथमेटिक्स जैसे लॉजिक वगैरह को सपोर्ट करता है, दूसरा कोई ऐसा होता है जो याददाश्त के जितने सब्जेक्ट्स है या कल्पना शक्ति पे आधारित सब्जेक्ट है उनको सपोर्ट करता है। ऐसे 8 अलग अलग सेगमेंट्स होते हैं। इन सेगमेंट्स की पूरी जानकारी, तकनीकी जानकारी, वैज्ञानिक जानकारी इस संस्थान को पूरी तरह से है, जिसके आधार पर वे आपको सभी विद्यार्थियों को सभी को ट्रेनिंग देते हैं ज़्यादा से ज़्यादा उसमें कर सके। उदाहरण के लिए जैसे हम मान लीजिए मैथमेटिक्स की पढ़ाई कर रहा विद्यार्थी, तो अनुसंधान के मुताबिक ये पता चला है कि किसी का भी जो दिमाग का वो भी पोर्शन है जो मैथमेटिक्स को करता है वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे तक पूरी तरह से अच्छे से सपोर्ट कर सकता है। उसके बाद वो थकने लगता है, फटीग कर जाता है उसमें। उसके बाद अगर आप उसी विषय को चालू रखेंगे, जारी रखेंगे, तो जितना आपको ग्रहण करना है उसमें से नहीं हो पाएगा। तो ऐसे में वैज्ञानिकों का कहना यह है कि 2 घंटे सब्जेक्ट की पढ़ाई करो से ज़्यादा, उसके बाद दूसरा कोई सब्जेक्ट चालू कर दो जो कि दूसरे सेगमेंट से संबंधित है। तो इसमें क्या होगा, जो पहला सेगमेंट था जो फटीग में आ रहा था उसको आराम मिलना शुरू हो जाएगा और दूसरा सेगमेंट जारी हो जाएगा। हमारे अध्यक्ष महोदय आ गए हैं, श्री जयंत तनखेवाले जी, हम स्वागत करते हैं उनका। तो इस तरह से हम
स्टूडेंट्स को अगर सीखा है कि विषय इस तरह से 2-2 घंटे बाद बदल के अगर आप पढ़ाई करें तो उन 2 घंटों में उसका दिमाग का जो पोर्शन एक्टिव है सबसे ज़्यादा पर्टिकुलर विषय के लिए, उस पर पूरी तरह ध्यान देगा, पूरी तरह से ग्रहण करेगा उन चीज़ों को, और उसके बाद दूसरे सब्जेक्ट पे जब जाएगा तो दूसरा सब्जेक्ट उसका जो है वो दूसरे सब्जेक्ट को सपोर्ट करने वाला सेगमेंट चालू हो जाएगा, अपने कार्य क्षमता दिखाने लगेगा और पहले सेगमेंट को आराम मिलने लगेगा। तो इस तरह से अगर पढ़ाई जाता है स्टूडेंट तो जनरली वो 10 घंटे भी लगातार पढ़ाई करेंगे तो थकान बिल्कुल नहीं महसूस होती, क्योंकि जिस पोर्शन पे थकान आई थी वो रेस्ट कर रहा है, दूसरा पोर्शन चालू हो गया है ग्रहण करने के लिए। तो एक ये तरीका होता है। और खास बात यह है कि सब लोग आप जानते हैं कि हम लोग सुबह में पीरियड्स बनाते हैं 45 मिनट 50 मिनट के। वो क्यों बनाते हैं? उसके पीछे भी यही लॉजिक है। 45-50 मिनट का ऐसा समय है कि जो 2 घंटे में से सबसे ज़्यादा जो फोकस करने की जो क्षमता होती है दिमाग की वो 45 से 50 मिनट की होती है। तो इसलिए एक पीरियड 45 से 50 मिनट का रखा जाता है। अब पीरियड जो हम लोगों को डिफाइन करना है उसका इसी में साइंस छुपा हुआ है उसका, कि हमने पहला पीरियड अगर गणित का लिया है जो कि एक पर्टिकुलर हिस्से को सपोर्ट कर रहा है, तो दूसरा पीरियड उसके बाद का हमको वो लेना है जो दोबारा उसी पोर्शन पे लौटना है, किसी दूसरे पोर्शन से संबंधित दूसरा पीरियड आना चाहिए, ताकि पहला वाला पीरियड जो छात्रों ने अभ्यास किया है मैथमेटिक्स का जैसे उस सेगमेंट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा उसका प्रेशर आया है, दूसरा ऐसा सब्जेक्ट लेंगे जैसे कला से संबंधित है तो उसकी कला शक्ति जो है, कलात्मकता उसकी जो है वो जागृत होना शुरू हो जाएगी और मैथमेटिक्स वाला पोर्शन उसका रेस्ट में चला जाएगा। तो इस तरह से पीरियड्स का डिज़ाइन एक्चुअली किया जाता है। पीरियड्स का बनाने का असली मकसद ये होता है, शायद हम में से बहुत से लोगों को पता नहीं होगा ये। तो हमारे स्कूल में भी हम लोग आगे चल के कोशिश करेंगे कि पीरियड्स ऐसी रचना करेंगे पीरियड्स की कि जिससे स्टूडेंट्स को ये अच्छे से हर सब्जेक्ट को अच्छे तरह से ग्रहण करने का मौका मिले, है ना। तो इसी तरह से एक्चुअली पूरी शिक्षा पद्धति जो है, जिन लोगों ने हमारे मनीषी लोगों ने जो शिक्षा पद्धति को शिक्षा देने का जो सिस्टम बनाया है, जो हमारी पहले पूर्व की आश्रम व्यवस्था में होती थी, वो इन्हीं सब सिद्धांतों पर आधारित होती थी। उन्हीं का गहन अध्ययन करके मनुष्य शक्ति संस्था ने कई नए कोर्सेज तैयार किए हैं और विद्यार्थियों को उस तरह से उनकी बौद्धिक और मानसिक क्षमता को बढ़ाने का, परीक्षा का डर दूर करने का और अभ्यास करने का नया तरीका उनको सिखाते हैं, ताकि वो अपने विषय को बहुत जल्दी ग्रहण कर सके और अपने करियर में बहुत ऊंचे उठ सके। चूंकि अध्यक्ष महोदय आ रहे हैं, मैं निवेदन करूंगा। नहीं कहा, हाँ ठीक है, मैं हमारे मेहमानों का, आदरणीय मेहमानों का परिचय देता हूँ। हमारे समक्ष 3 मेहमान हमारे उपस्थित है, जिनमें से श्री किशोर पंडित जी, आप इस पूरी टीम के लीडर हैं। आप सीमेंस लिमिटेड में मैकेनिकल इंजीनियर थे, 38 साल की सर्विस करने के बाद आप रिटायर हुए हैं और 1996 से मनुष्य शक्ति संस्था से आपका जुड़ाव है साधक के रूप में, शक्ति साधक के रूप में, और वर्तमान में वहाँ के पूजा विभाग के आप प्रमुख हैं। पूजा पद्धतियाँ जितनी भी हमारे प्रचलित है सनातन धर्म में, उन सब में आपकी जो है विशेषज्ञता है। तो आगे भी मतलब आप लोगों को पूजा पद्धति के बारे में कोई डाउट्स हैं, कुछ पूछना है तो आप इस सत्र के बाद आपसे संपर्क कर सकते हैं। श्री संदीप बाम जी, आप न्यू इंडिया एश्योरेंस में 34 वर्ष की सर्विस कर चुके हैं और वैसे आप अभी भी पेशे से किसान हैं, किसानी है, खेती है इनकी, और खुद भी उसमें मेहनत करते हैं। आप संगीत में भी निपुण हैं, तबला और हारमोनियम में। उसके अलावा मनुष्य शक्ति के अलीबाग का जो केंद्र है मनुष्य शक्ति का, वहाँ के आप प्रमुख है। अब रामगढ़ जिले में जो मनुष्य शक्ति केंद्रों का विस्तार होने जा रहा है, उनका आपको अधिभार दिया गया है। श्री सतीश बापर्डेकर, आप इलेक्ट्रॉनिक्स के टेक्निकल हेड हैं। आपका 30 वर्ष का मैन्युफैक्चरिंग का अनुभव है। आपकी खुद की फैक्ट्री है जिसमें आप इंडस्ट्रियल स्टेबलाइजर्स का निर्माण करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जिसका एक्सपोर्ट भी होता है, विदेशों में भी सप्लाई होता है। काफ़ी बड़ी फैक्ट्री इनकी। और महीने में 10 दिन, उस व्यवसाय में से 10 दिन महीने के समय निकाल के आप मनुष्य शक्ति के काम से पूरे इंडिया में जहाँ भी जाना पड़ता है वहाँ जाते प्रचार करते हैं, प्रशिक्षण देते हैं और जल्दी ही इनका अपने व्यवसाय से निवृत्त होकर पूरी तरह से मनुष्य शक्ति में शामिल होने का संकल्प है। आपकी एक विशेष खासियत इनने जब मुझे बताई, आज बातचीत चल रही थी, मेरी सुबह इनसे मिलने गया था तब, इनने बताया कि इनने जो भी मनुष्य शक्ति से सीखा, जो भी ट्रेनिंग कोर्सेज किए, उसका अपने दैनंदिन जीवन के अलावा इनके उद्योग में जो फैक्ट्री है इनकी, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा उससे प्रोडक्शन बढ़ाने में और लोगों के वहाँ निरोग रखने में
मानसिक और ये संतुलन बनाने में बहुत फायदा हुआ है, जिससे उद्योग में भी काफ़ी ज़्यादा उनको फायदा समझ में आया। तो इससे हमें समझ में आता है कि मनुष्य शक्ति की कोशिश जो है किस लेवल तक के है, कितनी उपयोगी है लोगों को, कि आप अपने दैनंदिन जीवन के अलावा अपने व्यवसाय में भी उसका बखूबी उपयोग कर सकते हैं और फायदा उठा सकते हैं। अब हम स्वागत की ओर चलते हैं। श्री किशोर पंडित जी का स्वागत करेंगे हमारे अध्यक्ष महोदय श्री जयंत तनखीवाले जी। देख जातो करने श्री संदीप बाम जी का स्वागत करेंगे हमारे सचिव महोदय श्री प्रमोद पाठक जी। और श्री सतीश वापड़ेकर जी का स्वागत करेंगे हमारे संस्था के पदाधिकारी श्री उदय पानसपुर जी, उपाध्यक्ष साहब। तुम्हारा करने से बोले समय 11 बजे का दिया था हम लोगों ने स्टार्ट करने का। 10-15 मिनट इस स्वागत में और पहचान में, विषय की पहचान में निकल गए, इसलिए अब अधिक समय न लेते हुए मैं हमारे जो अतिथि है उनसे निवेदन करूंगा कि जो भी हमारा प्रशिक्षण का कार्य है वो तुरंत शुरू कर सकते हैं। श्री पंडित साहब। सभी को प्रणाम। हम मनुष्य शक्ति केंद्र लोनावाला के कार्यकर्ता है। आपको लोनावाला कहाँ है पता है? लोनावाला अच्छा, कभी गए हो वहाँ पे? आप गए? अच्छी बात है। वहाँ पे हमारा मनुष्य शक्ति केंद्र है। हमारे इस संस्था के प्रथम चिंतक स्वामी विज्ञानानंद, नाम ही उनका विज्ञानानंद, तो उन्होंने संन्यास लिया था और संन्यास पश्चात तुम्हारा पुराना नाम नहीं रहता है, आपको एक नया नाम लेना पड़ता है। उसके लिए उसने विज्ञान में रुचि रखी थी, विज्ञान में आनंद लेते थे। उन्होंने विज्ञान की 28 शाखाओं का अभ्यास किया है, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री से लेकर क्वांटम मैकेनिक्स तक। बहुत सारे ग्रंथों का उन्होंने स्टडी किया, अध्ययन किया, सारे धर्मों के ग्रंथों का अध्ययन किया, वेदों का अध्ययन किया, और हम जैसे आम आदमी को हमारे जीवन में हर अवस्था में, अवस्था मतलब जन्म पूर्व अवस्था से लेकर मृत्यु पश्चात जीवन तक, हर अवस्था में हमको टेंशन आते हैं। आते हैं ना आपको भी टेंशन? टेंशन आता है या नहीं आता है? आता है। तो उसको कैसे कम करना है उसके बारे में उन्होंने जानकारी दी है। बहुत सारे उन्होंने प्रयोग किए हैं, बहुत सारे उन्होंने तप भी किए हैं, और इसके आधार पर उन्होंने ये सारी किताबें लिखी है। उन्होंने 260 के ऊपर किताबें लिखी है। उसमें से कई किताबें हम लोग यहाँ पे लेके आए आपके लिए जानकारी के लिए। बाकी सब यहाँ पे नहीं लेके आ सकते, लेकिन जो है कभी आप लोनावाला में जरूर आइए, मैं बताऊंगा आपको। एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री है 10-20 मिनट की, आप जरा उसको देखिए। लोगों की भीड़, हर व्यक्ति के मन में विचारों की भीड़। इस भीड़ में खुद को खोजने की प्रेरणा एक दिव्यदर्शी, इसी खोज
तथा व्यवहार में उपयुक्त न्यू वे दर्शन प्रस्तुत किया। जन्म पूर्व संस्कार से लेकर मृत्यु पश्चात जीवन तक की मानवीय जीवन की सभी अवस्थाओं पर उन्होंने संशोधन किया। उन संशोधनों को विश्व के विशेषज्ञों ने भी नोट किया। व्यक्ति पूजा न मानने वाले स्वामी जी ने कभी अपनी तस्वीर लेने नहीं दी और किसी को अपने पैर भी छूने नहीं दिए। न्यू वे म्हणजे न्यूटन वृत्तीने वे। न्यू वे मतलब न्यूटन वृत्ति से वे। स्वामी जी का न्यू वे दर्शन 21वीं शताब्दी के प्रगत समाज के लिए भी मार्गदर्शक है। विज्ञान के माध्यम से विविध धर्म और संस्कृति का स्वामी जी ने तुलनात्मक अध्ययन किया और विविध सिद्धांत स्थापित किए। मन की व्याख्या, सुख दुख नियम, निस्वार्थता विज्ञान, पेशी विज्ञान, प्रकाश पर एकाग्रता, मृत्यु के बाद अस्तित्व, द्वेषाघात मुक्ति, प्रार्थना परिणाम, विभिन्न मनों की समता आदि विविध संकल्पनाएं स्वामी जी ने प्रस्तुत की। उन्हें अत्यंत अभिनव पद्धति से और विज्ञान की परिभाषा में प्रस्तुत किया आणि विज्ञानाच्या परिभाषेतून मांडलेला आहे। मनशक्ति प्रयोग केंद्र में मन के सुख, समाधान और शांति के लिए संशोधन और कार्य किया जाता है। सामाजिक स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने तथा दृढ़ और स्वस्थ मन को अपने काबू में रखने के लिए लाखों लोगों ने मनशक्ति प्रयोग केंद्र के जरिए चलाए जाने वाले अध्ययन कक्षाओं में दिल खोलकर भाग लिया है। नापसंद होने पर भी मुझे हलवा खिलाया और खुद तो पकौड़े खा लिए। यहाँ आने से पता चला कि माता पिता की समस्याओं का समाधान बहुत अच्छे ढंग से किया जाता है। हमारे जीवन में इतनी समस्याएं होती हैं जिन्हें हम नजरअंदाज करते रहते हैं। छोटी छोटी बातों के परिणाम गंभीर हो सकते हैं। मनशक्ति केंद्र में इन्हीं छोटी छोटी बातों को सरल और आसान भाषा में समझाया जाता है। यहाँ आने से लगता है कि अरे कितनी आसान और सुंदर बातें थी, लेकिन हमने कभी उन पर ध्यान ही नहीं दिया, ना ही उन पर गौर किया। जे आपण कधीच लक्ष दिलं नाही किंवा कधीच त्याच्यावर आपण विचार केला नाही। रोग की जड़ क्या हो सकती है? आपकी यश प्राप्ति की वजह से लोग आपसे द्वेष करते हैं, उससे मुक्ति कैसे मिले? मंत्र विज्ञान, तनाव मुक्ति के लिए ध्यान, जन्म मृत्यु का राज क्या है, गर्भ सामर्थ्य जैसे महत्वपूर्ण विषय पर 35 प्रकार की बुद्धिवादी अध्ययन कक्षाएं प्रयोग केंद्र की विशेषता है। यहाँ लोग समस्या लेकर आते हैं और स्वामी जी के व्याख्यान ऑडियो टेप सुनते हैं। उसी के आधार पर वे अपनी समस्याओं को सुलझाना सीखते हैं। व्यक्ति बदल जाता है, व्यक्ति से परिवार बदलता है, समाज बदलता है और समाज से अंततः आपको बदला हुआ राष्ट्र दिखेगा। स्वामी जी ने व्यक्ति को बदलने का चमत्कार किया है। व्यक्ति का मन बदलने के लिए, उसके विकास के लिए स्वामी जी ने संपूर्ण जीवन का ढांचा तैयार किया और उसी पर यहाँ कार्य चल रहा है। कई अध्ययन कक्षाओं के माध्यम से यह कार्य आज कई वर्षों से चल रहा है। हजारों लोगों ने इसका लाभ उठाया है। अध्ययन कक्षाओं के बाद वे समझ जाते हैं कि अपनी मुसीबतों का हल वे खुद ही ढूंढ सकते हैं। वे आत्मविश्वास और खोई हुई मन की शांति साथ ले जाते हैं। हरवलेले मनाची शांती जरा परत मिळते। इन अध्ययन कक्षाओं का महत्वपूर्ण वैशिष्ट्य है भौतिक विज्ञान, गणित और तर्कशास्त्र पर आधारित शुद्ध वैज्ञानिक सिद्धांत। दिमाग क्रांति
कल्याण जैसे 3 से 4 दिनों के शिविर छात्रों के लिए चलाए जाते हैं। आपको यहाँ 3 चांद दिए जाएंगे। साथ साथ माता पिता के लिए बाल समस्या और पारिवारिक सुख संवर्धन कक्षाएं भी चलाई जाती हैं। मेरी अपने माता पिता से ये अपेक्षा रहती है कि जब भी घर में कोई मेहमान आए या कोई दोस्त आए तो उनके सामने हमारी गलतियों की बात ना करें। हम दोस्त जब बात कर रहे हों तब हमारे बीच आकर अपनी बातों से हमारे रंग को बेरंग ना करें। मस्तिष्क शास्त्र के अनुसार यहाँ 1 से 28 आयु समूह के विद्यार्थियों के 4 समूह बनाए गए हैं। संपूर्ण महाराष्ट्रातून दरवर्षी संपूर्ण महाराष्ट्र से हर साल बच्चे और माता पिता शिविरों में सहभागी होते हैं। यहाँ बच्चों को तनाव मुक्त परीक्षा यश प्राप्ति हेतु अध्ययन के आसान तरीके, एकाग्रता, स्मरण शक्ति बढ़ाने के उपाय सिखाए जाते हैं। साथ ही कला निपुणता, क्रीड़ा कौशल, नेतृत्व, देश प्रेम जैसे गुण बच्चों में समा जाए, इस हेतु उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है। व्यक्तित्व विकास के साथ अच्छा व्यवहार, माता पिता से कृतज्ञता, शिक्षकों का आदर, लोगों की सहायता आदि गुण भी उनमें डाले जाते हैं। बच्चे और माता पिताओं के बीच सुसंवाद कराया जाता है। चित्रकला, मैदान खेल, एकाग्रता खेल, ट्रैकिंग आदि में बच्चे बहुत उत्साह से सहभागी होते हैं। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक नजारा देखा गया। सब डर गए। उन्होंने क्या देखा कि दूर के जंगल से एक बाघ गांव में आया था। बाघ को करीब देखा और हो बाघ था 7 से 8 फीट लंबा और 2.5 मीटर ऊंचा। उसकी जुबान ये लंबी, बड़े दांत, नुकीले दांत बाहर से दिख रहे थे। वो आया पास और उनके पास, और उसने हमारा अनुभव रहा है कि शिविर से लौटने के बाद बच्चे और उनके माता पिता हमें सकारात्मक प्रतिक्रियाएं भेजते हैं और बाद में कई बार मनशक्ति केंद्र में मार्गदर्शन पाने आते हैं। हा आमचा अनुभव आहे। मेरा नाम सुनिधि चौहान है, मैं मुंबई से आई हूँ। बुद्धिवर्धन शिविर में बहुत कुछ सीखने को मिला। मैंने स्वास्थ्य का ध्यान रखना सीखा। एकाग्रता के खेल बहुत अच्छे लगे। कंसंट्रेशन कैसे बढ़ाएं, पढ़ाई कैसे करें, इसके तरीके मैंने सीखे। मेरा कंसंट्रेशन बढ़ा और पढ़ाई में मन भी लगता है। गायत्री मंत्र का अर्थ मैंने सीखा। पढ़ाई कैसे करें, इसके मुद्दे हम सीख पाए। मैंने मेडिटेशन करना भी सीखा। अलग अलग शहरों से आए दोस्त मिले, इसलिए बहुत खुशी हुई। मुझे शिविर बहुत अच्छा लगा। मुझे यहाँ घर से आना अच्छा लगेगा। ज्ञान का कोई शुल्क नहीं है, सिर्फ व्यवस्था का छोटा सा दान मूल्य इन कक्षाओं की विशेषता है। न्यू वे दर्शन के प्रथम चिंतक स्वामी विज्ञानानंद जी के वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित मनशक्ति प्रयोग केंद्र में विकसित की गई यांत्रिक जांच इस प्रयोग केंद्र द्वारा उठाया गया एक क्रांतिकारी कदम है। भावनाओं के कारण खर्च होने वाली मन की शक्ति और उसका शरीर पर होने वाला परिणाम यंत्रों के जरिए नाप कर उस निष्कर्ष के आधार पर मार्गदर्शक उपचार की पद्धति स्वामी विज्ञानानंद जी के संशोधन ने विश्व के सामने रखी। अंतरराष्ट्रीय परिसंवादों में भी मान्यता प्राप्त जन्म पूर्व संस्कार प्रयोग, जन्मोत्तर संस्कार विचार, शिशु संस्कार जैसी होने वाले माता पिता और बच्चों के लिए उपयुक्त जांच
यहाँ कराई जाती हैं। लोनावला के मनशक्ति केंद्र में अपने बच्चे की प्रगति के लिए और उस पर अच्छे संस्कार करवाने हेतु मैं बच्चे के जन्म से पहले 7वें महीने में यहाँ आई थी। जन्म पूर्व संस्कार का मेरे बच्चे की बुद्धि पर और प्रगति पर बहुत बढ़िया असर हुआ। पेट में रहते हुए भी वह अच्छा रिस्पॉन्स देता था। अब जन्म के बाद भी उसकी प्रगति और एक्टिविटीज दूसरे बच्चों से बेहतर है। 15वें दिन मेरा बच्चा आगे सरकने लगा था। उसमें कई अच्छी बातें नजर आती हैं जो दूसरे बच्चों में आमतौर पर नजर नहीं आती हैं। अब मैं उस पर जन्मोत्तर संस्कार करवाने यहाँ आई हूँ। बच्चों की मानसिक थकान, उनकी चपलता, किसी विषय विशेष के प्रति उनका झुकाव जैसी बातें यंत्र जांच के जरिए माता पिता को जान लेनी चाहिए। तनावग्रस्त वयस्कों के लिए और अति चंचल बच्चों के लिए साइको फीडबैक उपचार पद्धति भारत में पहली बार इसी केंद्र में शुरू हुई। इन जांच प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक यंत्रों को अत्याधुनिक तकनीकी ज्ञान से इसी प्रयोग केंद्र में बनाया गया है। विवाह पूर्व, विवाहोत्तर और वयस्कों के लिए उपलब्ध जांच को भी यहाँ अनुकूल प्रतिक्रिया मिलती है। सिर्फ जांच के निष्कर्ष निकालकर ये केंद्र चुप नहीं बैठता, अपितु वो मनशक्ति को बढ़ाने के प्रभावी उपाय भी सुझाता है। मनशक्ती प्रयोग केंद्रातल्या चाचण्याचं स्वरूप काय? मनशक्ति केंद्र की जांच का स्वरूप क्या है, यह प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। ये जांच एकदम अलग प्रकार की है। आमतौर पर कोई भी जांच शरीर से संबंधित होती है, लेकिन ये मन से जुड़ी है। न्यू वे टू टेस्ट माइंड थ्रू मशीन्स। इस किताब में जांच के स्वरूप और तत्व बताए गए हैं। उसी के अनुसार यंत्र बनाए गए हैं। मन को साक्षात दिखाया नहीं जा सकता, लेकिन उसका शरीर पर होने वाला असर दिखाया जा सकता है। यही मुख्य सूत्र है। साइको फीडबैक नामक नई संकल्पना में दिमाग की लहरों से संबंधित न्यूरो फीडबैक भी हम उपलब्ध कराते हैं। न्यूरो फीडबॅक समाज को सुखी कराना है तो इंसान को सुखी होना होगा। इस दर्शन से निर्मित समाज के तत्वों का सामाजिक उत्तरदायित्व मनशक्ति केंद्र ने बड़े यत्न से जतन किया है। साथ साथ ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में चलाए जाने वाले मनशक्ति के मुफ्त सामाजिक उपक्रम इस उत्तरदायित्व के गवाह हैं। प्राकृतिक और अन्य विपदा निवारणों में भी मनशक्ति का सक्रिय सहभाग होता है। मनशक्ति के उपक्रमों का महत्व समझकर महाराष्ट्र सरकार द्वारा ये सुझाया जाना कि इन्हें अधिकाधिक स्कूलों में चलाया जाए, मनशक्ति के काम की प्रशंसा ही है। मनशक्ती हे एक आध्यात्मिक कुटुंब आहे। मनशक्ति आध्यात्मिक परिवार है और इसकी विशेषता यह है कि प्रतिदिन औसतन 1 घंटा निस्वार्थ काम करे या उस घंटे का धन इकट्ठा करके समाज कार्य करे। इस तरह हजारों कार्यकर्ता तैयार हुए हैं।
लोनावला के मुख्य मनशक्ति केंद्र में 100 जीवनदानी साधक इस कार्य के लिए समर्पित हैं। दूसरी विशेषता ये कि मनशक्ति सिद्धांत के अनुसार कोई भी सरकारी अनुदान या दान स्वीकार नहीं करता। मनशक्ति ज्ञान पीठ है और ज्ञान का मूल्य यहाँ नहीं लिया जाता। कई शैक्षिक, चिकित्सीय और सामाजिक उपक्रम निःशुल्क चलाए जाते हैं। प्राकृतिक आपदाओं में मनशक्ति ने लाखों का दान दिया है। उम्मीद है कि इसी तरह यह कार्य चलता रहेगा, बढ़ता रहेगा। वाढत्या स्वरूपात चालू राहील असा विश्वास आहे। तनाव मुक्त यश और विनाशराम सुख पाने का मार्ग बताने वाले न्यू वे के 250 से अधिक ग्रंथ मनशक्ति केंद्र का मूलाधार है। से भी अधिक प्रतियों में छपने वाली मनशक्ति मासिक पत्रिका और मराठी, हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती में उत्कृष्ट ग्रंथ, सीरीज तथा प्रयोगात्मक साहित्य का साक्षात अनुभव लिया जाना चाहिए। जीवन का कुछ भाग समाज को देने के उद्देश्य से आध्यात्मिक परिवार की संकल्पना पर आधारित प्रतिदिन 1 घंटा सामाजिक कार्य करने वाले 3500 साधक और संपूर्ण जीवन इस कार्य को समर्पित करने वाले लगभग 125 जीवनदानी साधक इस प्रयोग केंद्र के ऊर्जा स्रोत हैं। व्यक्ति को सुखी कराने, समाज और राष्ट्र की प्रगति कराने और अंततः विश्व कल्याण प्राप्त करने हेतु अविरत सेवा भावी प्रवृत्ति से कार्य करने वाली ये संस्थान है मनशक्ति। आइए तो फिर हम भी प्रयोग केंद्र की सहायता से अपने मन को समझ लें और उसकी शक्ति का अपने वैयक्तिक तथा अंततः सामाजिक सुख के लिए इस्तेमाल करें। विज्ञान, श्रद्धा, मेरा जन्म
पीछे पीछे मेरे शब्दों का उच्चारण करेंगे आप सब। यह राष्ट्र महान होना चाहिए, इसलिए अखंड परिश्रम के साथ इन दोनों की एकता हम कर रहे हैं। मानवता कल्याणमस्तु, राष्ट्र कल्याणमस्तु, व्यक्ति कल्याणमस्तु। हरिओम। आंखें खोलिए। आप में से कोई बता सकता है अभी हम कौन सी प्रार्थना की सब लोगों ने? क्या प्रार्थना के शब्द थे? उसके लिए क्या करना चाहिए? सबसे बड़ी महत्व की बात बताई थी उसके अंदर। व्यक्तित्व विकास तो बाद में होगा, उसके पहले क्या करना है, हमें क्या आचरण में लाना है? उसमें कुछ शब्द थे। अखंड परिश्रम के साथ वैचारिक वातावरण शुद्धि भी होनी चाहिए। अखंड परिश्रम तो हम सब लोग करते हैं ना, क्यों करते हैं? देखिए, पहले मैं बात क्लियर करता हूं। मैं आपको लेक्चर देने नहीं आया, आपसे बातचीत करने आया हूं। आप बिल्कुल मन में मत रखिएगा ये कोई हमें बड़े लेक्चर देने वाले हैं। हम आपसे बातचीत करेंगे और बातचीत द्वारा हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमें सॉल्व करने के मौके मिल जाएंगे। बताइए, अखंड परिश्रम क्यों करते हैं हम लोग? क्या चाहिए हमको जीवन में? पैसा चाहिए, उपजीविका चाहिए, बराबर। हमें सुख चाहिए। एक ही शब्द इंपॉर्टेंट है सबसे, सुख। सुख के अलग अलग प्रकार रहेंगे, लेकिन सुख तो सबको चाहिए, बराबर। लेकिन इस सुख मिलने के बाद अगर सुख के साथ शांति नहीं होगी तो बेकार हो जाएगा जीवन। तो शांति कैसे हो सकती है? उसके आगे के शब्द थे, वैचारिक वातावरण शुद्धि भी होनी चाहिए। हमारे जो शरीर की जो व्यवस्था है उसमें ऐसे है, जब हमारे मन में कोई विचार आ जाता है, कोई भी विचार हम करते हैं, कोई भी, तो हमारे मस्तिष्क में से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बाहर छोड़ते हैं हम लोग। हम लोग वेव्स समझ जाइए, वेव्स बाहर निकलती है, विद्युत चुंबकीय लहरी बोलते हैं, और ये वातावरण में जमा हो जाती है। अगर हम लोग बुरे विचारों का विचार करेंगे तो बुरे विचारों का वातावरण तैयार हो जाएगा, और अच्छे विचारों का करेंगे तो। एक एग्जाम्पल देता हूं। आप लोग सब कभी मंदिर में गए होंगे ना? कैसे लगता है मंदिर में? शांत लगता है। और आप जब मार्केट में जाते हो तो कैसे लगता है? शोरगुल लगता है पूरा, बराबर। क्यों? आप ही है जो मंदिर में जाते हो, आप ही है जो मार्केट में जा रहे हो। ऐसे क्यों होता है? क्यों? मंदिर में जाने के समय हमारे विचारों की धारा सीमित रहती है। हे भगवान, मेरा कल्याण कर, मेरे बच्चों का कल्याण कर, इससे अलावा और कुछ नहीं मांगते हम लोग। लेकिन मार्केट में जाएंगे तो किसको अनाज लेना है, किसको कपड़े लेने हैं, किसको बर्तन खरीदने हैं, चप्पल खरीदने हैं, कुछ ना कुछ तो अलग अलग सबके विचार होते हैं। तो आपके मैं समझने के लिए एक उदाहरण दिया हूं आपको। तो हमारे विचार जो है वातावरण में जमा हो जाते हैं। यही प्रार्थना का उद्देश्य है। अगर हम लोग अच्छे विचार करेंगे, हमारे सुख के लिए काम करते ही हम लोग रहेंगे, लेकिन सुख के साथ अच्छे विचारों की धारा अगर हम लोग इस्तेमाल करें तो मानवता का कल्याण होगा, हर व्यक्ति का कल्याण होगा, और साथ में राष्ट्र का भी कल्याण होगा। जो मैंने बताया, टेंशन है ना आपके, बहुत टेंशन सबके ऊपर। आपने पढ़ा होगा, जो मराठी समझ सकते हैं, टेंशन निकाल दे सकते हैं क्या? उठाया, टेंशन निकाल दिया, ऐसा होता है? नहीं होता है। क्यों नहीं होता ऐसे? टेंशन तो हमें चाहिए, बिना टेंशन हम काम नहीं कर सकेंगे। टेंशन नहीं होता, आप यहाँ पे क्यों नौकरी करते? जरूरी है? कुछ भी जरूरी नहीं है, घर में आराम से बैठ सकते थे ना। साथ में हर व्यक्ति को टेंशन है। छोटे छोटे बच्चे बोलते बहुत टेंशन आ गया, और बड़े भी बोलते हमें टेंशन आ गया, लेकिन उसके बारे में हम समझ रहे हैं। अभी ये टेंशन तो निकाल के फेंक नहीं सकते, लेकिन क्या कर सकते हैं?
तो उसको इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि उसको हम लोग बेयर कर देंगे, उसको सहन कर सकेंगे। वहाँ की हमारी जो परिकक्षा है, जो हमारी कक्षा रहेगी, उसको बढ़ा देंगे, सहने की सहनशीलता बढ़ाएंगे हम लोग, ताकि हमारे ऊपर जो भी टेंशन है वो हम सह सकेंगे। हम लोग आगे जाएंगे, लेकिन उसके पहले मुझे बताइए आप, एक छोटी सी बात है। देखो ये ग्राफ आपके सामने रखा है, ये टेंशन है धीरे धीरे बढ़ते जाता है, टेंशन बढ़ते जाता है, हमारा परफॉर्मेंस एक पर्टिकुलर लेवल तक टेंशन और हमारा परफॉर्मेंस एक ऊपर की लेवल में रहता है। लेकिन जब ऐसे एक समय आ जाता है कि हमारा टेंशन बढ़ता है लेकिन परफॉर्मेंस कम होते जाता है, तो हमें टेंशन उतना ही सहना है जितना हम सह सकते हैं। उसके आगे का टेंशन है उसको हमारे मन के द्वारा उसको निकाल देना है। अभी ये टेंशन को कौन से तरह बता सकेंगे? कौन से टेंशन है आपके ऊपर? आर्थिक, मानसिक और शारीरिक और भावनिक में और क्या है? वो तो सबको बताते नहीं है, सबके ऊपर टेंशन है। कौटुंबिक फैमिली के टेंशन है ना, वो भी टेंशन है हमारे ऊपर। अभी इन टेंशन के लिए हमें क्या करेगा? देखिए अभी पहले हम लोग उसके बेनिफिट्स देखते हैं टेंशन होने की। मराठी में क्या है, मैं हिंदी में बात करता हूँ आपसे। ज्यादा काम करने की आदत लगती है, हम ज्यादा से ज्यादा परफॉर्मेंस दिखाना चाहते हैं। कोई भी फैक्ट्री में काम करता है, अच्छा परफॉर्मेंस आपको दिखता है, तो थोड़ा पीछे अच्छी तरह से परफॉर्म करेंगे तो हमें अच्छी बढ़ती मिल जाएगी, प्रमोशन मिलेंगे, तो इसके लिए हम अपने काम करते हैं। व्यावहारिक ज्ञान में हमारे बढ़ोतरी हो जाती है, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इसके लिए तो हम लोग काम करते हैं, नहीं तो क्यों काम करते थे? उसके बाद रहता है हमारे जो वरिष्ठ है हमें चाहने लगे, हमारा द्वेष न करे, क्योंकि हमारा इसके लिए परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए। मैं कुछ अच्छा करके दिखाया कि हमें दिखाने की आदत हो जाती है। बाद में सहन शक्ति बढ़ती है, सहन करने की शक्ति बढ़ जाती है, और दूसरी विचार करने की ताकत बढ़ जाती है। कोई भी समस्या आई, उस समस्या के टेंशन में हम लोग क्या करते हैं? बहुत सारा विचार करते हैं, उसमें से ऑप्शन फाइंड आउट करते हैं, और कल से यहाँ से बने छुटकारा पा सके, ये हम लोग इसके बारे में सोचते रहते हैं। टेंशन मतलब क्या है? हमारी भावनाओं का असंतुल, इम्बैलेंस, जो हमारे बहुत सारे हम लोग कभी कभी भावना में बह जाते हैं, और उसका भी टेंशन हमें आते रहते हैं, और उसका शरीर के और जीवन के ऊपर परिणाम होते रहता है। इसको हम लोग बोलते हैं तान, मतलब टेंशन। अभी टेंशन जो है उसके हम लोग विचार करेंगे। हमारी जो भावनाओं का उद्रेक हो जाता है, तो ये टेंशन का एक पार्ट है। देखिए ये सारे तान हमारे पर है, टेंशन है। आर्थिक, जैसे कहा, शारीरिक, मानसिक, कौटुंबिक, सामाजिक, राजकीय, ये सारे टेंशन है हमारे ऊपर। आपने कभी देखा है कि राजकीय टेंशन में क्या प्रॉब्लम होते हैं? पॉलिटिकल, अगर आपके यहाँ का लीडर अगर अच्छा नहीं होगा तो आपको भी बहुत सारी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। सामाजिक, ये तो सब लोग जानते हैं, भ्रष्टाचार सबसे बड़ी चीज है। कौटुंबिक, ये तो सबसे बड़ी समस्या है, पति पत्नी के आपस के संबंध, बच्चों की समस्या है, घर में जो बुजुर्ग है उनकी समस्या है। ये सारे टेंशन हमें सहने पड़ते हैं। साथ में मानसिक, जो हमारा कोई स्वभाव दोष होता है। हर व्यक्ति अपने अपने अलग से स्वभाव से रहते हैं। कोई गुस्से वाला रहता है, थोड़ा कुछ हो जाए तो गुस्सा आ जाता है। कोई शांत स्वभाव का रहता है, कुछ भी हो जाए भाई ठीक। किसका धीरज अच्छा रहता है, धैर्यशील रहता है, और कोई जो है वो डरावने रहते हैं, तो हमको कोई भी छोटी सी चीज देखने से डर लगने लगता है। ऐसे बहुत सारे हमारे स्वभाव है। शारीरिक, जैसे कि आजकल अच्छा अनाज मिलता नहीं है,
सब केमिकल वाली चीज़ें मिलती है तो हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रह सकता है। साथ में जो वातावरण की दुष्टता हमने सोची थी, वातावरण अगर सही नहीं है तो भी उसमें हमें तकलीफ हो सकती है। और ये तो सबसे बड़ी समस्या है आर्थिक। तो ये सारे ताण हमारे पर टेंशन है। अभी इसके कारण देखेंगे, 4 इंपॉर्टेंट कारण है। जैसे कि मन, हमारा स्वभाव, जैसे मैंने बताया कि अपना स्वभाव ये सबसे बड़ा टेंशन का कारण होता है। कोई देखो, कोई लोग ऐसे रहते हैं कि उनको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम आ गया तो वो लोग डर जाते हैं, लेकिन कोई लोग उस प्रॉब्लम में से बाहर निकल के लिए शांति से सोचते हैं। आंतरिक स्वभाव और बाद में आउटर कंडीशंस, वातावरण और विषमता। विषमता मतलब क्या है? किसी के पास बहुत सारा पैसा है, किसी के पास खाने के लिए कुछ चीज भी नहीं है। तो इस विषमता का भी हमें एक तरह से ताण आ जाता है, टेंशन आ जाता है। क्या हो जाता है शरीर के ऊपर परिणाम? पल्स रेट बढ़ता है ना। कभी देखा है आपने? आपको गुस्सा है तो क्या हो जाता है? कैसे पहचानते हैं आप? मेजर करना नहीं, आपको सिर्फ अपने सीने पे हाथ रखना है। आप अगर डर जाएंगे तो भी टेंशन है, तो भी आपके हार्ट बीट बढ़ जाती है। ये सहज होने वाली परिणाम है। हमारे जो ब्लड वेसल्स है उनके ऊपर टेंशन आ जाते हैं, वो नैरो हो जाते हैं और उसका हमें तकलीफ हो जाता है। ब्लड शुगर आजकल सब जगह में फैल गया है। डाइजेशन का सवाल, हमें हजम नहीं होता है, किसी से आंखें बाहर निकल जाती है टेंशन में, पसीना आ जाता है, बाल निकल जाते हैं, इससे बहुत सारे तनाव है। इसके इम्पोर्टेंट कारण जो है हमारे पुरखों ने बताया है। हमारे ऊपर टेंशन रहने के ये 6 मेजर कारण है। काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर और माया। इसके अंदर ही ना सब कुछ, इसके बाहर है कुछ। ये सारी चीजें हैं जो हमें टेंशन निर्माण करती है। अब ये टेंशन निर्माण होने के लिए कुछ साइंस के भी हमें सपोर्ट किया है। बहुत सारे शास्त्रज्ञों ने कुछ नियम फाइंड आउट किए हैं। उसमें से ये इंपॉर्टेंट चीज देखो, इन भावनाओं में, इसमें कोई भी भावना में हम जाएंगे तो क्या हो जाता है? हमारा पल्स रेट बढ़ता है। पल्स रेट मतलब हमारी गति बढ़ती है, एक्शन बढ़ती है। और जिस चीज के लिए हम लोग एक्शन करते हैं उसका परिणाम हमें भुगतना पड़ता है। देखिए, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन सबको पता है? क्या है, कोई बता सकता है? बताइए। प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया उसके बराबर और विपरीत दिशा में। सही है। एवरी एक्शन इज हैविंग इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर क्रिया पे बराबर विरुद्ध दिशा में उतनी ही मात्रा में प्रतिक्रिया होती है, बराबर। यह न्यूटन ने बताया हुआ नियम। अभी ये हमारे जीवन में किस तरह से लागू है देखो। कोई भी एक्शन हम लोग करते हैं तो उसके अगेंस्ट में उतनी ही प्रतिगति होती है। एवरी एक्शन है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये तो नियम सबको पता है, मान्य भी है। अभी हमारे जीवन में कैसे, जैसे आप लोगों ने कहा कि आप लोग काम क्यों करते हैं, क्या चाहिए आपको जीवन में, बराबर। तो अभी सुख के लिए आपने गति निर्माण की तो आपको क्या मिलेगा? उसके विरुद्ध में बोलने के लिए भी दुख होता है ना। हाँ। देखिए, तो उसके विरुद्ध में हमें दुख मिलने वाला है। सुख चाहिए तो दुख भी लेना पड़ेगा। फिर अभी नेक्स्ट कंडीशन है कि हम लोग जीवन में सुख नहीं लेना है, क्या लेना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कौन सी गति निर्माण करनी पड़ेगी? फिर क्या मिलेगा हमें? सिंपल मैसेज। इसको थोड़ा विस्तृत स्वरूप से मैं बताता हूँ। आप लोग यहाँ पे काम करते हो, महीना भर काम करने के बाद, महीने भर काम करने का दुख लेने के बाद पगार का सुख मिलता है ना? बरोबर आहे, पण ते सगळ्यांना नसतो. आणि काम कुठलंही, तुम्ही कुठलंही काम करायला घ्या, तुम्हाला ते थोडंसं दुःखात निर्माण होईल सुख घेतलं तर. तो जब अगर समझो हम लोग कुछ काम नहीं किए, आराम से बैठे, पगार मिलने वाला है,
सीधी सी बात है। हम बच्चों को भी ये बताते हैं, बच्चों को बताते हैं अगर आपने पढ़ाई न करने का सुख लिया तो फेल होने का दुख आने वाला है, और पढ़ाई करने का दुख लिया तो पास अच्छे मार्क्स मिलने का, पास होने का सुख मिलने वाला है। तो इस तरह से नियम हमारे जीवन में लागू है, इसी को हमें सोचना है और इसी के हिसाब से हमारा जीवन का जो भी कर्तव्य है हमें निभाना है। हमेशा हमको अच्छे परिणाम की अपेक्षा होती है। इस बात में थोड़ा सा मैं और बताना चाहता हूँ। हमारे यहाँ के स्वामी जी ने जो भी चीजें आपको बताई है, जो भी संशोधन बताया है, उसके पीछे उन्होंने खुद व्रत लिए थे, कुछ त्याग किए थे। उन्होंने अपनी गोद की त्वचा 3 बार डोनेट की थी। किस लिए यूज करते मालूम है? हमारी त्वचा को किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? ग्राफ्टिंग के लिए। जब कोई आदमी जल जाता है तो वहां पे उस जख्म को बनने के लिए स्किन ड्राफ्टिंग चाहिए, उसको कॉटन बैंडेज नहीं लगाते। इस तरह से उन्होंने आदिवासियों के लिए 3 बार त्वचा डोनेट की थी। और इंपॉर्टेंट चीज, उस जख्म को कोई भी एंटीबायोटिक, कोई भी मलम, कोई भी दवा लेने के बगैर उसको ठीक किया था, सिर्फ प्रार्थना होता। उन्होंने अपने पेशियों की प्रार्थना की थी। मैं बाद में आने वाला हूं उस विषय में। उस पेशियों के ऊपर उनकी प्रार्थना करके उनको उनका कोऑपरेशन लेके वो सब जख्म ठीक करवा दी थी। ऐसे उन्होंने एक बार नहीं 3 बार करके दिखाया था। पहले उन्होंने वर्तन में लाया चीज, फिर बाद में सबको बताया। खुद अनुभव लेने के बाद सबको बताया। हाँ, साधना है। उसके पहले तप है। उन्होंने कम से कम 40 प्रकार के तप किए थे। 600 दिन तक एक भी आदमी का दर्शन नहीं किया था, खुद को बंद करके बंद कमरे में रहता था 600 दिन तक। आप सोचिए, अगर 4 दिन आपको कोई भी चीज नहीं है, नो मोबाइल, नो पेपर, नो रेडियो, नो टीवी, और आप एक कमरे में बंद हो, सिर्फ आपको टाइम पे खाना आएगा बस, कितने दिन रह सकते हैं? नहीं रह सकते ना। वही वो करना बहुत, उसके लिए मन की ताकत चाहिए बहुत। इस तरह से उन्होंने बहुत सारे तप किए थे। अभी सबसे जो हमारे घर के जो टेंशन है उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। पहला सबसे इंपॉर्टेंट चीज टेंशन रहता है हमें बच्चों का। क्या बच्चों का टेंशन रहता है? हाँ? हर क्षेत्र में अपने बच्चे योग्य बने। बराबर, लेकिन बन जाते हैं क्या? कुछ परसेंट। कुछ परसेंट। क्या समस्या है बच्चों की? वो तो सबसे बड़ी समस्या है। उसके लिए मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ। देखो, आप तो सब बच्चों के साथ हमेशा डील करते हो। आपके यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हर साल आते हैं जाते हैं। हर एक के स्वभाव अलग अलग रहते हैं। कोई अच्छे स्वभाव के रहता है, कोई बुरे स्वभाव का रहता है। क्यों? क्योंकि हम लोग बोलते हैं कि घर में संस्कार नहीं है। हम बोलते थे कि संस्कार नहीं है। संस्कार मतलब क्या है? उसके लिए हमारे पे व्याख्या बनी है। गुणों का गुणाकार करना और दोषों का भागाकार करना। बच्चों के ऊपर जो संस्कार करने हैं, उनके जो गुण है उनको बढ़ाना चाहिए, और जो अवगुण है, दुर्गुण है, उसको कम करने के लिए हम लोग कोशिश करनी चाहिए। ये सबसे बड़ी बात है। आप बच्चों के साथ हो, आपके ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। हम लोग जहाँ पे जाते हैं बताते हैं सबको, डॉक्टर ने गलती की तो 1 आध आदमी मर जाएगा, इंजीनियर ने गलती की तो 30-40 आदमी मरेंगे, लेकिन शिक्षकों ने गलती की तो पूरी जनरेशन खराब हो जाएगी, पूरी पीढ़ी की पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी। तो आप लोग के ऊपर समाज का बहुत बड़ा बोझ है, ड्यूटी है, समझो ये ड्यूटी आपको निभानी है। आप भले शिक्षक यहाँ पे है, लेकिन घर में तो आप पालक है, पेरेंट्स है, तो आपके भी बच्चों के भी जो प्रॉब्लम्स रहेंगे उसमें हम लोग बताएं। अभी बच्चों का एक मेजर प्रॉब्लम है। आजकल हमारे यहाँ जो स्टडी किया था उसमें ऐसे पता चला कि बच्चों के ऊपर 975% टेंशन जाती है।
एग्री है? एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आप लोग जब एसएससी पास हो गए थे, कितने परसेंट मार्क्स को आसानी से अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलता था? 60, 65। आज की कंडीशन क्या है? बम्बई में तो 95% को भी अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलती, सब बढ़ जाती है, इतनी कंपटीशन है। आप सोचो, आपके जो उम्र के थे वही उम्र के बच्चे हैं, उनकी भी उतनी ताकत है, लेकिन उनके ऊपर टेंशन का परसेंटेज कितना बढ़ा? 150% तो इधर ही बढ़ गया सीधा। इतना टेंशन है उनके ऊपर, और ये टेंशन हम लोग भी देते हैं एज ए पेरेंट। हम लोग भी बच्चों के ऊपर टेंशन देते, देखो तुमको पहले आना है, क्लास में पहले आना है, आपको नंबर बहुत अच्छे मिलना चाहिए। हम लोग उसके ऊपर प्रेशर देते हैं। फिर कोई कोई बच्चे हमारे बम्बई में कितनी खराब अवस्था है, बच्चा सुबह स्कूल में जाएगा, दोपहर को आया खाना खाएगा, दूसरे ट्यूशन को भेजा जाएगा, वहाँ से आएगा और एक ट्यूशन को भेजेंगे, वहाँ से आएगा फिर डांस क्लास को भेजेंगे, बस यही पूरे साइकिल में बच्चा रहता है। लेकिन हम लोग कभी सोचते हैं क्या बच्चे के बारे में? बच्चा कभी मैदान में जाके खेलता है क्या? हम लोग के जमाने में शायद टीवी नहीं था, इतनी प्रॉब्लम नहीं थी, हम लोग मैदान में जाते थे, मोबाइल नहीं था, खेलते थे, कूदते थे, हमारे शरीर की जो अवस्था थी अच्छी रहती थी। आजकल आरोग्य के जितने प्रश्न निर्माण हो गए, उसके बीच ये भी कारण है। पेज 975% है, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट कि आपसे बड़ा हुआ बच्चों का पढ़ाई। बहुत सारे क्लासेस में हम लोग छुट्टियों के दिनों में भी बच्चों को बोलते नहीं, क्लास में जाके पढ़ना चाहिए। तीसरा है टीवी। टीवी तो सबके घर में है ना, बच्चे कितनी देर टीवी देखते हैं? आजकल टीवी कम देखते हैं, मोबाइल। चलो मोबाइल पकड़ के चलो, मोबाइल कितना देर देखते हैं दिन में? 2 घंटा, 3 घंटा? रोका ना जाए तो दिन भर, अगर आपने टोका नहीं तो दिन भर। इसलिए क्या हो जाता है, उनको पढ़ाई में टाइम कम मिल जाता है, क्योंकि मोबाइल में व्यस्त रहते हैं। ये तो सबसे बड़ी बात है। हर पेरेंट की अपेक्षा बढ़ गई है। सबको लगता है मेरा बच्चा डॉक्टर ही होना चाहिए, या इंजीनियर ही होना चाहिए, या टॉप क्लास सीए बनना चाहिए, सबकी अपेक्षा है। लेकिन बच्चे की कैपेसिटी भी देखनी चाहिए ना, उसका इंटरेस्ट भी देखना चाहिए, उसका इंटरेस्ट कहाँ पे है। अगर उसका इंटरेस्ट दूसरी जगह में है तो उसको बढ़ावा देना चाहिए। वो हम लोग बहुत बार नहीं करते, और सिर्फ पढ़ाई 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 के ऊपर ध्यान दो करते। बाह्य वातावरण के दूषित परिणाम हो जाते हैं। व्यसन सुलभता मतलब क्या? बहुत सारे पेरेंट्स को अलग अलग व्यसन होते हैं, सिगरेट, दारू और बहुत सारे, उसके परिणाम बच्चों को होते हैं। हमारे यहाँ पे जब क्लासेस होते हैं ना, हम बच्चों को बोलते हैं कि देखो, आपको आपके मम्मी पापा से क्या अपेक्षा है लिख के दीजिए। पहले बच्चे आसानी से तैयार नहीं होते, क्योंकि उनको डर रहता है, अरे मेरा नाम का चिट्ठी अगर वहाँ पे पढ़ लिया तो घर में आने के बाद कुछ खैर नहीं मिले। तो फिर हम लोग बताते हैं आपका नाम मत लिखो, सिर्फ की अपेक्षा लिखो। बच्चे इतनी सुंदर सुंदर अपेक्षा बताते हैं। एक बच्चे ने लिखा था कि मम्मी पापा, मैं एक छोटा सा झाड़ हूँ, आप मेरे बाजू का जो है कुंपण हूँ। कुंपण मतलब आप समझते हैं ना? हाँ, बाउंड्री बनाते जैसे। आप आपस में झगड़ा मत कीजिए, आप झगड़ा करने से मुझे डर लगता है। स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। साथ में एक दूसरे बच्चे ने लिखा था, मम्मी पापा जब झगड़ा करते हैं हमें बहुत आनंद होता है। अभी आप कहेंगे ये तो 2 अलग अलग प्रतिक्रिया है। तो पहली तो समझो स्वाभाविक थी, इनको हमने बोला भाई बेटा क्या हो गया, ऐसा क्या, क्यों लिखा आपने? तो उन्होंने बताया देखो क्या होता, मम्मी पापा का झगड़ा होता है ना, बहुत जोर से झगड़ा करते हैं, लेकिन उनका जब समिट हो जाता है तो हमको अच्छे होटल में खाना खाने के लिए लेके बच्चों को आपके वीक पॉइंट्स बराबर पता होते हैं। मम्मी पापा भी सबको ख्याल रखना है आपको।
आपके वीक पॉइंट्स, उनको कौन सी चीज माँ के पास मांगनी है और कौन सी चीज पिता के पास मांगनी है, सबको बराबर पता रहता है और बराबर अपना हेतु साध्य करते हैं। इसके लिए सबसे बड़ी चीज माता पिता का आपस में सुसंवाद होना चाहिए। कहीं संवाद नहीं बोला है, सुसंवाद होना चाहिए, तो ये आपके घर की 33% समस्या ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। मोबाइल में यही देखते हैं बच्चे बहुत सारे, हमें पता नहीं चलता है। और आजकल सबको बहुत सारे इंटरनेट की लिंक्स पता है, कहां से कहां जानी है, गूगल, यूट्यूब बहुत है सबके पास, सब लोग यही करते हैं। थोड़े बड़े होने के बाद नौकरी तो सबको नहीं मिलती आसानी से, बिजनेस भी इमीडिएट 1-2 दिन के अंदर तो एस्टेब्लिश नहीं होता है, उसके लिए सालों साल लगते हैं, तो उसके भी टेंशन रहते हैं। अभी एक तो सबसे बड़ी बात है, आपको आपके बचपन में कोई चीज नहीं मिली, आप क्या बोलते हैं, मुझे बचपन में ये चीज नहीं मिली, मेरे बच्चों को मुझे देनी है। आप लाड प्यार से वो चीजें लाके देते हैं, जैसे आपने बोला मोबाइल दिया, टीवी दिया, कोई तो स्कूटर देते हैं बच्चों को, मोटरसाइकिल देते हैं, उनकी एज के पहले ही स्कूटर और मोटरसाइकिल या कार भी चलाना सीख जाते हैं, तो उसमें कभी कभार एक्सीडेंट भी हो जाता है। तो ये सारी चीजें जो हम लोग ज्यादा उनको इंडिपेंडेंस देंगे तो हमें तकलीफ हो सकती है। बेशक मतलब मिलावट और प्रदूषण ये भी चीज है, और सबसे इंपॉर्टेंट भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार ही आजकल शिष्टाचार हो गया है। भले मेरा काम लीगल है, फिर भी ले 5-10 रुपये चाय पानी के लिए ले लो, मेरा काम जल्दी से निपटा दो, हम लोग बता देते हैं। तो वैसे ही चलता है, 9 से 75% टेंशन बच्चों के ऊपर जाती रहते हैं। अभी इसमें से कहां से हम लोग बाहर निकल सकते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बचपन में ही बच्चों को अच्छी आदतें लगाना है, अच्छी आदतें। उसके लिए हमारे यहाँ पे कुछ सारे बुक्स भी लिखे हैं, आप जरूर पढ़िएगा। हमारे में स्वामी जी ने एक अच्छी बुक लिखी है, शुरुआती में इंग्लिश में लिखी थी, सेव योर चाइल्ड फ्रॉम योरसेल्फ, आपके बच्चों को आपसे बचाइए। क्योंकि हमारे जो दुर्गुण है, दोष है, वो बराबर बच्चे पिकअप कर लेते हैं और उस तरह से उनका बर्ताव हो जाता है और फिर वही दोष उनका बढ़ते जाता है और हम लोग बोल भी नहीं सकते उसको। कोई कोई माता पिता या पिता भी होंगे, बच्चों को बोलते जा बेटा दुकान में से सिगरेट लेके आ, क्यों बताते हैं उनको? फिर एक बार बच्चा बोलता है पिताजी सिगरेट पीते हैं, कोई दोष नहीं इसके अंदर, जरा मैं भी एक बार टेस्ट करके देखूं। फिर एक बार 2 बार ऐसे करके आदत बढ़ जाती है, फिर पिताजी जाग जाते हैं, अरे यार ये क्या हो गया, मेरा बच्चा सिगरेट पी रहा है। तब उनके ऊपर जोर दिखाने का कोई फायदा नहीं रहता है, बच्चा ऑलरेडी लिमिट क्रॉस करके जाता है। ये तो सबसे, जैसे मैं बताया कि हम लोग सिर्फ बच्चों को शारीरिक बहुत सारा अच्छी तरह का खाना देंगे, उनके मन के हिसाब से जो अच्छा लगे खाना देंगे, लेकिन साथ में क्या होना चाहिए, मानसिक और भावनिक पोषण भी उनका होना चाहिए। हमारे यहाँ पे इसके ऊपर जास्ती प्रेशर देते हैं हम लोग बच्चों के ऊपर। ये 12 गुण उन पर विकास होना चाहिए, जैसे मैंने बताया कि गुणों का गुणाकार होना चाहिए। कौन से गुण है देखिए, एक तो परीक्षा यश, एग्जाम में यश तो चाहिए उनको, तो परीक्षा यश के लिए क्या करना है, हमारे यहाँ पे बहुत सारी अच्छी अच्छी पुस्तिका है, देखो यश शिखर नाम की पुस्तिकाएं लिखी है। यहाँ पे परीक्षा के पूर्व 390 दिन से लेकर 9 सेकंड तक किस तरह से पढ़ाई करनी है, उसके सारी गतिविधियां बताते हैं। साथ में आहार कैसे होना चाहिए, विचार कैसे होना चाहिए, आचरण कैसे होना चाहिए, दवाई कौन सी लेनी चाहिए, सारी चीजें उनको बताइए। हमें अगर यश का शिखर लगना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, वो कैसे करनी है बताते हैं। इसमें ब्रेन का मसाज भी बताया यार, ऐसे बहुत सारी चीजें बताई है। इसके लिए एक अच्छा सा सेट भी किया है, शारीरिक मानसिक विकास, उसका प्लानिंग पूरा आराखड़ा बताया है इसके अंदर, हिंदी में भी है मराठी में भी है।
मैंने पहले ये सब बताया कि बचाइए अपने बच्चों को आपसे खुद को। ऐसी बहुत सारी किताबें स्वामी जी ने लिखी है, उसमें भी इसके बाद आता है क्रीड़ा कौशल्य। जैसे मैंने बताया कि हमारे बच्चे तो मैदान में जाते नहीं खेलने, ज़्यादा से ज़्यादा क्रिकेट खेलेंगे, बाकी तो कोई खेलते नहीं है। उनको और भी आदत लगानी है, देश प्रेम, मानवता प्रेम, ये तो और भी एक चीज अच्छी चीज है। अच्छा बर्ताव करना, अच्छे विचार करना, इसके बारे में बताते हैं। व्यवहार, अच्छे व्यवहार कैसे करने हैं उसके बारे में बच्चों का गुण बढ़ाते हैं। निर्भय ढाढ़स, जैसे आपने देखा डॉक्यूमेंट्री में, हम लोग बच्चों को रस्सी के सहारे से वो पहाड़ चढ़ने को सिखाते हैं वो क्लास में। उनका ढाढ़स बढ़ना चाहिए, उनके अंदर निर्भयता आनी चाहिए। मुझे लगेगा मैं गिर जाऊंगी, ये सब विचारें नहीं करने, पॉजिटिव विचार करने, निगेटिव विचार करने नहीं। अच्छा शरीर, साथ में उसको व्यायाम की जरूरत है। कला नैपुण्य, सिर्फ हम लोग बोलेंगे नहीं नहीं आपको मास्क चाहिए, आपको डॉक्टर बनना है तो किसी भी काम करो, किसी मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पे ध्यान दे दो, इंजीनियर होना है तो पीसीएम में ध्यान दे दो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के ऊपर ध्यान दे दो। लेकिन आपको ये पता नहीं है कि सारे जो विषय रहते ना ये सब लेफ्ट साइड के, राइट ब्रेन का डेवलपमेंट कब होगा? तो हमारे पे यहाँ पे बहुत सारे खेल, यहाँ पे आप बाद में बाहर देख सकते हो, छोटे छोटे ये सांप सीढ़ी तो आप बचपन में खेल चुके हैं ना, यही सांप सीढ़ी खोल के देखिएगा, उसमें लिखा है भाई बच्चों को समझने के लिए दिया है। अरे बच्चे जास्ती खाना खाए तो उसको पेट में दर्द होगा, अगर उन्हें पढ़ाई नहीं की तो फेल हो जाएंगे। तो ये सारे गुण उसके अंदर दिखे कि अगर ये चीज करेंगे तो फायदा है, ये चीज करेंगे नुकसान है। साथ में और भी है, आप बाद में देखिएगा, मैं भी यहाँ पे सब कुछ नहीं बताऊंगा, उसमें समझ आएगा हमारा। कृतज्ञता बुद्धि, मुझे आपसे सवाल करना है, आपके बच्चे कभी आपको नीचे झुककर प्रणाम करते हैं क्या? कभी? रोज करते हैं? कभी करते हैं? ओकेजनली। मतलब बर्थडे रहेगा या कोई त्योहार रहेगा, बस ना, बाकी समय नहीं करते। क्यों? आपको कैसे बर्थडे के लिए उनको केक लाते हैं क्या, बाकी कुछ देते नहीं है? हम बच्चों को बताते हैं कि माता पिता के प्रति आपकी कृतज्ञता होनी चाहिए, आपके शिक्षक गुरुजन जो है उनके प्रति कृतज्ञता होनी चाहिए, साथ में समाज के प्रति भी कृतज्ञता होनी चाहिए। शॉर्ट में बताते हैं उनको, बाद में उसका पूरा साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन देते हैं। हम लोग बच्चों से कहते हैं कि माता पिता को रोज नीचे झुककर है, तो आजकल स्टाइल है, तुम्हारा पाँव मेरा हाथ, नीचे झुककर प्रणाम करना चाहिए। तो ये नीचे झुककर प्रणाम करने की क्या उसका मतलब क्या है? आपने कभी सोचा है? जब आपका बच्चा आपके सामने आके नीचे झुककर प्रणाम करता है एग्जाम पे जाने के पहले, आप क्या करते हो उसको? आशीर्वाद का साइंटिफिक मतलब पता है? उसका मतलब ऐसा है कि हर व्यक्ति के उंगलियों के इस हिस्से से एनर्जी बाहर निकलती है। बच्चों ने पढ़ाई में जो एनर्जी खर्च की है वो माता पिता द्वारा उनको वापस मिलती है। एनर्जी का रूल तो आपको सबको पता है ना, एनर्जी आप निर्माण कर सकते हो, नष्ट कर सकते हो, फिर क्या कर सकते हैं? रूपांतरित कर सकते हैं, तो बचा सकते हैं। तो बच्चों द्वारा जो खर्च की गई एनर्जी है उनकी पढ़ाई में, उसको हम लोग रिकलेक्ट करके देते हैं उसको। और भी हम लोग उनको अच्छी तरह से बता दें, नेचर का रूल है। मैं आपको सवाल पूछता हूं, अगर आपने आम की गुठली को जमीन में बो दिया तो उसको चिकू आ जाएंगे कि नहीं? क्या आ जाएंगे? कितने आएंगे? बहुत सारे आएंगे। हम बच्चों को इतने आसान सवाल पूछते हैं, आपको आगे जाके सम्मान चाहिए या अपमान चाहिए? सब लोग बोलते सम्मान चाहिए। कितना चाहिए? बहुत सारा मान चाहिए, सम्मान चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आज माता पिता को सम्मान देना पड़ेगा। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ये कृतज्ञता बुद्धि होनी चाहिए, क्योंकि माता पिता तो उनको सब देते हैं, खाना देते हैं, कपड़ा देते हैं, स्कूल का जो भी चीजें सब ला के देते हैं, उसके
गेम्स ला के सब कुछ करते हैं, लेकिन अपने माता पिता के प्रति ये कृतज्ञता बुद्धि बच्चों में होनी चाहिए। साथ में शिक्षकों के प्रति भी होनी चाहिए। क्यों? शिक्षक जब ज्ञान देते हो आप लोग ऐसे कहते क्या कि बच्चे को समझना चाहिए, बिल्कुल नहीं, इसको थोड़ा जास्ती समझना चाहिए, इसको कुछ भी नहीं समझना चाहिए, ऐसा कुछ लगता है क्या? आप एक समानता से उनको सिखाते हैं। और समानता किसका नियम है? सूरज का। सूरज जब भी आपको प्रकाश देता है, कहता है कि इनको कम मिलना चाहिए, उसको जास्ती मिलना चाहिए, ऐसा कुछ लगता है? सबको एक द्वारा एक समानता से सबको देता है। हम लोग बच्चों को बोलते हैं कि देखो, जब आप ये ज्ञान प्राप्त करते हो शिक्षकों से, आगे बड़े होने के बाद आप बहुत सारा वैभव संपन्न हो जाएंगे, बड़ा महल बना देंगे, उस टाइम इनको भूल गए रहेंगे। और बहुत सारे उनको उदाहरण देते हैं इसके बारे में कि इतिहास में जो भी महान व्यक्ति बने हैं, उसके माता पिता के साथ उनके शिक्षकों का भी उनको जीवन में हाथभार रहता है, मदद होती है, और उसके द्वारा उनका जीवन अच्छी तरह से कटता है और उनका नाम भी रोशन हो जाता है। तो समाज के प्रति बहुत अच्छा काम करते हैं। अभी समाज के प्रति अच्छा क्यों काम करना है वो भी हम बताते हैं उनको। हम भी समाज में रहते हैं, सारी चीजें समाज से लेते हैं ना हम लोग, पैसा देते नहीं हम लोग, लेकिन वो चीज नहीं तो पैसा क्या करेगा? हमारे पास पैसा बहुत है, मार्केट में अनाज नहीं है, क्या करेंगे हम लोग? पैसा तो नहीं खा सकते। तो ये अनाज कौन तैयार करता है? कोई खेत में काम करता है, उसके प्रति हमें कृतज्ञता व्यक्त करनी है। तो उसके लिए हम लोग सब बच्चों को बताते हैं कि थोड़ा तो भी समाज के प्रति अच्छा काम करना चाहिए। आप क्या काम करते हैं? बच्चों को ये भी बताते हैं कि देखो आपके आजू-बाजू जो भी एजेड लोग हैं, जो वृद्ध लोग हैं, उनकी सेवा करो। आपसे छोटे बच्चे हैं, उनको पढ़ाओ। इसमें से एक पैसा भी लेने का नहीं है या उनके पास से कुछ चीज भी नहीं लेती, पूरी निस्वार्थ बुद्धि से उनकी सेवा कर रही है। और ये इसके लिए क्योंकि हमारा बच्चा आगे चलकर इस चीज को कृतज्ञता से संभालना चाहिए। अगर आप किसी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करेंगे तो उसमें क्या हो जाता है? उस व्यक्ति को भी अच्छा लगता है कि मैंने इसके लिए किया, इसने मुझे आदर दिया। आप लोग करते हो क्या? आपके माता पिता को रोज प्रणाम। आप कहेंगे भाई आप हमारे पर क्यों आ गए? जैसे मैंने कहा, आप जैसे बर्ताव करेंगे वैसे बच्चे बर्ताव करने वाले हैं। क्यों नहीं करते हम हमारे माता पिता को प्रणाम? हमारे में स्वामी जी ने 5 नियम, 5 व्रत बताए थे, 5 नमस्कार का व्रत आपको भी बताता हूं मैं। पहला जो नमस्कार है, पहले 2 नमस्कार अपने माता पिता को करने हैं, दूसरे 2 नमस्कार हमारे सास ससुर को करने हैं, और 5वां नमस्कार पत्नी ने पति को करना है और पति ने देखो हंसने लगे मुझे। नहीं हो सकता है? क्यों नहीं होगा? नहीं होता है? क्यों नहीं होता है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो है कृतज्ञता व्यक्त करने मतलब क्या करना है? आदर व्यक्त करना है। अगर पत्नी ने पति के प्रति आदर व्यक्त किया तो पति ने भी करना है। जरूरी नहीं कि पांव छूने हैं, लेकिन कम से कम बच्चों के सामने अपने पत्नी को टोकना नहीं है, या पत्नी ने भी पति को टोकना नहीं है। ये चीज अगर घर में करके देखो, आपके घर का वातावरण कैसे हो जाता है। आप जब अकेले में रहेंगे, जो करना है करो, लेकिन कम से कम बच्चों के सामने एक दूसरे को टोकना नहीं है। इतनी चीज करके देखो, आसान तरीका मैं बता रहा हूँ आपको। तो आप आजकल बच्चे टोकते, बच्चे टोकते क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले आपको टोकते हुए देखा है ना, फिर वो टोक देंगे आपको। दूरदृष्टि, बच्चों के सामने विजन निर्माण करनी है आपको कि आगे चल के क्या होगा, कैसे हो सकता है, उसकी सोच उनके दिमाग में होनी चाहिए। क्योंकि आगे चल के जो चीज होने वाली है उसको अगर अभी से उस पद पे हम लोग चलेंगे तो आसानी से हमारे पास आ जाएगा। शांति प्रेम, अगर हमारा बच्चा गुंडा निकला तो अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। तो हमारे बच्चों को शांति भी सिखानी है और नेतृत्व लीडरशिप
ये भी अच्छी जरूरी चीज है। अच्छी चीजों पर लीडरशिप हमें बच्चों को सिखानी है। तो इन 12 गुणों का विकास हमें करना है हमारे बच्चों के पास। बच्चों में आजकल बच्चे पढ़ते क्या, अलग अलग बुक्स अलावा तुम्हारे स्कूल के स्कूल के बुक्स पढ़ने में उनको टाइम नहीं मिलता, तो ये क्या पढ़ेंगे ना। तो इम्पोर्टेंट चीज है आपको ये सब करनी है। दूसरी है उनको अच्छी चीजें, आजकल ऐसे हो जाता है माता पिता को भी पता नहीं रहती, जो गोष्ठी बतानी है बच्चों को भी पता नहीं होती। हमारे यहाँ उसके लिए सेट तैयार किए बाल संस्कार संच, कि ताकि आप बच्चों को अच्छी अच्छी कहानियां बता सके। उन कहानियों द्वारा उनका तत्व बता देंगे तो बच्चे वो आसानी से समझ सकते हैं। बच्चों में बहुत सारी कैपेसिटी रहती है, अनेक भाषा उन लोग बोल सकते हैं। अगर आप शुरू से अगर ट्राई करो, जिनके पास अगर मौका है, 1 से 7 साल के बच्चे हैं तो आप ट्राई करके देखो। हमारे पास मेंदु क्रांति संच है, मस्तिष्क क्रांति, उसमें सब लिखा हुआ है। आप जरूर उसको एक बार ट्राई करके देखो। वो बच्चे के पास जितनी कैपेसिटी होती है, कम कैपेसिटी हमारे पास होती है। अगर हमको कोई बोलेगा चलो जर्मन सीखो तो नहीं सीख पाएंगे, लेकिन बच्चा जल्दी सीख पाएगा। उसकी शक्ति का हमें इस्तेमाल करना है। ज्यादा से ज्यादा पाठांतर होना चाहिए। हम लोग घर में श्लोक बोलते क्या, स्तोत्र बोलते हैं। अगर ये बच्चे भी रट लेंगे ना तो उनका एक फायदा होगा, उनकी जीवा जो है जीभ वो आसानी से पिष्ट हो सकती है। कितना भी कठिन शब्द हो आसानी से उच्चार कर सकते हैं। बाद में बच्चों के पास कुतूहल बहुत बड़ा होता है, बहुत सारे सवाल पूछते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं, ये चुप रहे, ये सवाल मत पूछ मेरे को, मुझे पता नहीं। तो बच्चा नाराज हो जाता है। उसको बोलो अभी मुझे पता नहीं है, मैं थोड़ा सा पढ़ाई करके आपको बताऊंगी, तो शांत हो जाए। लेकिन बहुत बार हम लोग इस तरह से उनके साथ बर्ताव करते हैं। बच्चों के ऊपर परिणाम जो होता है हमारे माता पिता के वर्तन का होता है, साथ में व्यसन का होता है, साथ में हम लोग बच्चों के साथ सुसंवाद नहीं करते। सुसंवाद नहीं करते क्यों? शाम को हमारी आदत है खाना खाने बैठे, रात को सब लोग एक साथ सामने टीवी चालू रहता है, सब लोग चाव से वो जो भी सीरियल है देखते रहते हैं। बच्चों के साथ कभी बात करते हो, स्कूल में आज क्या किया, आज तेरा दिन कैसा गया, कुछ समस्या है क्या? कभी बात करते हैं बच्चों से? नहीं करते। क्यों नहीं करते? और फिर बाद में कहते आजकल बच्चे हमारा सुनते नहीं है। तो कैसे सुनेंगे? आपने बच्चों को सुना ही नहीं कभी, तो बड़े होने के बाद वो आपको भी नहीं सुनेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बच्चों के साथ बात करो। रात को खाना खाने के टीवी बंद करो, आपस में बात करो। पति पत्नी हो, बच्चे, उनके साथ बात करो। घर में बुजुर्ग हो, उनके साथ बात करो। इससे क्या होगा, बच्चों को एक आत्मविश्वास निर्माण हो जाएगा कि अगर मुझे कोई समस्या बाहर निकलने का कुछ सुझाव देंगे। ये सबसे बड़ी उसके अंदर आत्मविश्वास निर्माण होना चाहिए। अगर ये आत्मविश्वास कम हो गया तो बच्चा खुद ही ऑप्शन देख लेगा और फिर तभी हम लोग उसको पीछे नहीं ले सकते। सब्जेक्ट है मच्छर, जेलसी, द्वेष। कहते क्या हम लोग अभी मराठी में हम लोग उसको हेवा बोलते हैं। करते क्या एक दूसरे का? करते कि नहीं करते? क्यों करते? नेचुरल नहीं है ये। आप क्यों करते हो मच्छर एक दूसरे का? है? मैं भी शॉर्ट में बता रहा हूं क्योंकि अपने पास समय भी कम है। क्यों करते हैं मच्छर? मुझे कुछ चीज नहीं मिली तो मुझे कुछ दुख नहीं होता है, लेकिन मेरे पड़ोस वाले को, मेरे साथ वाले को अगर चीज मिली हो तो मुझे जलन हो जाती है। बराबर ना? अगर आपके स्कूल में आप सब टीचर हो, सुपरवाइजर की एक ही पोस्ट निकली है, कॉम्पिटिटर तो बहुत है, हम लोग क्या बताएंगे?
लेकिन मुंह पे आप जाके बोलते क्या उनको नहीं, आप मन में क्या बोलते हैं, उसको सामने जाके बोलेंगे अरे वाह कॉन्ग्रेचुलेशन कॉन्ग्रेचुलेशन, चलो पार्टी होनी चाहिए, बस खत्म बात हो गई। लेकिन मन में क्या होता है, अगर ये नहीं होता ना ये प्रमोशन मेरा ही होता था। हम लोग आसानी से बोल देते हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा आपके मन में कोई विचार आ जाता है तो हमारे दिमाग में से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बाहर छोड़ देते हम, और ये जो वेव्स है ये आपके ऊपर परिणाम करती है, जिसका मच्छर करते हो उसके ऊपर भी परिणाम करती है। सबसे मच्छर उनका होता है जिनके पास बहुत सारा पैसा रहता है। कोई भी जो आदमी श्रीमंत है, पैसे वाला है, उसका मच्छर ज्यादा होता है। वो पैसा कमाने के लिए उसने जो कष्ट उठाया है उसको हम कभी नहीं देखते, लेकिन क्या देखते हैं, अरे उसके पास पैसा है, कल तक मेरे जैसे ही था। और उसके जो परिणाम होते हैं ज्यादातर बच्चों के ऊपर हो जाते हैं। आप देखिए जो भी पैसे वाले लोग हैं उनके बच्चों में कुछ ना कुछ तो तकलीफ हो जाती है। सब 100% नहीं, लेकिन मैक्सिमम % में आपको दिखाई देगा, क्योंकि जितना भी पैसा आता है कहां से आता है, हमें किससे पैसा कमाते हैं हम लोग? हाँ? नहीं, भ्रष्टाचार तो ठीक है, वो अलग तरीका है। नहीं, वो हम लोग पॉलिटिकल इसमें नहीं जाएंगे, हम लोग सिंपल बात में बात करेंगे। जो हम लोग जैसे बताते अभी कि हम एक पैसा जो हमें मिलता है सब हमारे समाज से हम लोग लेते हैं, बराबर ना? आपको भी पैसा आता है, पगार आ जाता है, कहाँ से आता है? बच्चों के फीस से आता है ना। जब फीस जमा हो जाती है तो आपको पैसा मिल जाता है, और बच्चों ने फीस ही नहीं दी तो, या तो आजकल गवर्नमेंट भी देता है, लेकिन गवर्नमेंट कहाँ से लाता है? टैक्स से जमा करता है। तो समाज से हमें हमारे पैसा आ जाता है। फिर जैसे मैंने कहा, देखिए एक सिंपल बात है, हमारे शरीर में एक चीज ऐसी तैयार की है जो हम लोग कभी समझ नहीं सकते। हमारे शरीर के लिए, मन के लिए एक धारणा है कि हम जितना लेंगे उतना हमको छोड़ना चाहिए। आप सांस लेते हो, सांस छोड़ते हो कि नहीं? और सांस नहीं छोड़ी तो? ये तो स्वामी जी ने बताया है। आप समाज के पास से सब कुछ लेते हो, समाज को क्या देते हो? कुछ भी नहीं देते हम लोग, क्योंकि सब मेरा है। अरे कहां से लिया तूने? समाज से लिया ना, तो कुछ तो चीज वापस कर। लेकिन 100% मेरे पास आना चाहिए सब कुछ। फिर ये मच्छर का, जलन का जो परिणाम है वो भुगतने के लिए तैयारी होनी चाहिए आपको। अगर आपने किसी को मदद की कोई अपेक्षा रखे बिना, निस्वार्थ बुद्धि से, तो वो व्यक्ति आपके प्रति सदिच्छा व्यक्त करेगा। और वो सदिच्छा जो उसने व्यक्त की है, वो जो तुम्हारा मच्छर करने वाले लोग हैं, जलन कर आपको ऊपर जलने वाले लोग हैं, उनकी विचारों की तीव्रता को कम कर देंगे। देखो सिंपल टेक्निक है, ये टेक्निक को हमें इस्तेमाल करना है। इसके लिए रेफरेंस है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, जैसे मैंने आपको बताया। देन लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री, आप देंगे नहीं तो आपको मिलना भी नहीं चाहिए, लेकिन आप कमाते हैं लेकिन देते नहीं कुछ भी। ये 3 साइंटिस्ट थे, आइंस्टाइन, पोडोल्स्की एंड रोजेन। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने क्या किया था, एक ऐसी रूम ली थी, रूम में 4 तंबोरे रखते, पूरी वैक्यूमाइज कर दी, एक तंबोरे की छोड़ दिए, 6 की छोड़ दिया उन्होंने। थोड़ी देर के बाद बाकी सारे तंबोरे भी बजने लगे, क्योंकि अंदर वातावरण कोई वैक्यूमाइज है, कुछ भी वातावरण नहीं है, तो एक दूसरे का रेजोनेंस होते गया। वो रेजोनेंस सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी ये रेजोनेंस कहाँ से आ जाता है?
तो सारी एक विचारधारा के लोग जब एकत्र हो जाते हैं तो उसमें शक्ति बढ़ती है। आप अगर मिलिट्री लॉज देखेंगे, मिलिट्री लॉज में क्लॉज लिखा है, आप जब किसी पुल के ऊपर से जाते रहेंगे तो आपका मार्च पास्ट ब्रेक करना चाहिए। आपको लेफ्ट राइट करके एक ताल से नहीं चलना है, आप नॉर्मल पद्धति से चलना है। क्यों लिखा है? सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ये उनके नजर में आया, सैकड़ों टन वजन के जो भी रनगाड़ी रहेंगे या ट्रक रहेंगे वो जाते तो भी ब्रिज को कुछ नहीं होता है, ब्रिज एकदम ठीक ठाक रह जाता है। लेकिन कुछ सौ सैनिक जब अपनी मातृभूमि के रक्षण के लिए लेफ्ट राइट करके जाते हैं, एक तरह से रिदम बढ़ता है, रेजोनेंस बढ़ता है और उसकी वाइब्रेशन से पूरे ब्रिज कोलैप्स होते हैं। इसके लिए उन्होंने रूल लिखा है, अगर आपका कैप्टन आपको आज्ञा देने को भूल गया तो भी आप खुद ब्रेक करो, उसके लिए आपको कोई केस नहीं होगी। नहीं तो मार्शल लॉ के अंडर आपको अरेस्ट किया जाता था। वो अपने कैप्टन के ऑर्डर आपको पालने नहीं है उस टाइम पे, ये लॉज है। तो ये जो रेजोनेंस है सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी इसका ही इस्तेमाल हम लोग करना चाहते हैं। हमारे पे वास्तु शमन यंत्र बना है, यहाँ पे नहीं ले आए हम लोग, लेकिन वास्तु शमन यंत्र क्या होता है? आप लोग वास्तु लेते हो, घर लेते हो, क्या करते हो? नया घर लिया तो क्या करते हो आप? वास्तु शांत करते हो। किसकी शांति करते हो आप? वास्तु की, मतलब किसकी? नहीं, नेगेटिविटी। आप सही है, लेकिन आपको पता नहीं है उसका रीजन। हम लोग वातावरण की शुद्धि करते हैं। अग्नि जो हम होम हवन करते हैं, अग्नि एक माध्यम है जिससे बहुत सारी चीजें शुद्ध हो जाती है। हमारे घर में जो लोग आते हैं वो वास्तु शांति के बाद आते हैं। होम हवन तो हो गया, अभी बाद में आते हैं लोग तो हम लोग क्या दिखाते हैं? चलो आओ घर देखिए, देखो ये देखो हमारा बेडरूम है, पूरा साग का लकड़ी इस्तेमाल किया है फर्नीचर में। देखो ये हमारा किचन है, पूरा ग्रेनाइट इटाली से मंगाया था। वो लेते सब कुछ इनको अपना जितनी भी हमारी संपत्ति दिखाना चाहते हैं हम लोग दिखा देते। आपके साथ शायद आपका रिश्तेदार होगा, पड़ोसी होगा, दोस्त होगा, जो भी है, वो क्या मन में सोचता है? कल तक इसके पास कुछ भी नहीं था, आज एकदम इतना सारा पैसा कहां से इकट्ठा किया इसने? हो गया जलन चालू उसका। उसने अपने विचार आपके घर में छोड़ दिए। आपने तो होम हवन पहले ही कर दिया ना, शुद्धि तो पहले ही हो गई। अभी अशुद्धि का क्या करेंगे आप? सब नहीं रहते, मैं कहा सब नहीं ऐसे रहते, कुछ तो रहते हैं। लेकिन एक चीज खराब निकली तो अपने आप सब चीज खराब हो जाती है। तो उसके लिए हमें हमारे घर की वास्तु शुद्धि हर 3 महीने में, 6 महीने में करनी चाहिए। अभी आप कहेंगे एक वास्तु शांति को कितना 20-25 हजार खर्चा आ जाता है, कौन 3-3 महीने में खर्चा करेगा इतना? बराबर ना? उसकी कोई जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है? आपको समाज में किसी के लिए भी निस्वार्थ बुद्धि से अच्छा काम करना है। क्योंकि ये जो निगेटिविटी जो वाले जो विचार है, उनकी शक्ति की तीव्रता आपको कम करनी है। पैसा दान देना जरूरी नहीं है। अगर कोई जरूरतमंद है, खाना खाने के लिए उसके पास कुछ व्यवस्था नहीं है, उसको कहो भाई हफ्ते में एक बार मेरे घर में आ जाओ भोजन करने के लिए। किसके पास कपड़े नहीं है, चल भाई साल में 1-2 जोड़ी तेरे को कपड़ा देते हैं। बच्चों को किताब नहीं है, चलो भाई स्कूल का खर्चा करता हूँ। छोटी छोटी चीजें जो हम लोग आसानी से कर सकते हैं, लेकिन बहुत बार हम लोग करते नहीं है। समाज का सारा हिस्सा हमारे पास आना चाहिए, हम लोग उसके बारे में सोचते हैं, कुछ देने के लिए नहीं सोचते। हमारे पे एक अच्छा स्लोगन लिखा है, खाना मतलब क्या है? जो भोजन ये हमारे शरीर का अन्न है, और देना, किसी को देना ये हमारे आत्मा का अन्न है। पूरे दिमाग, दिलो दिमाग से हमको देना चाहिए। उसके बाद में उसके पास से कुछ मिलेगा इसकी अपेक्षा नहीं रखनी है। जो दिया सो दिया, जैसे बोलते हैं नेकी करे और दरिया में फेंक। अच्छा काम करने का है, छोड़ देने का है, उसमें से कुछ मिलने का, उसके कुछ हमें अपेक्षा रखने की कोई जरूरत नहीं है।
वो रखने से फायदा नहीं होगा। ये हमारे यहाँ पे शंकराचार्य जी ने बनाया हुआ यंत्र है, आपको ऋग्वेदों में मिलेगा, वेदों में मिलेगा। इसको भी इस्तेमाल आप कर सकते हो, या वास्तु शामन हमारे यहाँ पे हर महीने में हो जाता है। हम लोग इतना ही कहते हैं, आप घर से आते समय थोड़ी सी मिट्टी, मतलब घर साफ करने के बाद थोड़ा सा कचरा निकलने के बाद नीचे मिट्टी रहती है, वो थोड़ी सी मिट्टी की मतलब धूल, और जो पीने का पानी रखा है घर में उसमें से 2 चम्मच पानी उतना ही लेके आ जाओ। तो ईपीआर जो प्रयोग है, आइंस्टाइन प्रोफेसर रोजन ने किया है, उसमें क्या है कि कोई भी पदार्थ के एक एटम के ऊपर जो आप संस्कार करेंगे, सेम संस्कार उसके दूसरे एटम पे होते हैं। तो हमारे घर की जो धूल है, पानी है, उसके ऊपर हम लोग अग्नि में संस्कार करेंगे, हवन करेंगे, और साथ में कहेंगे कि मैं समाज के प्रति जितना हो सके उतना अच्छा काम करूंगा। जो भी आपके दिमाग में संकल्प करने के, उसके ऊपर जो संस्कार हो गए, वो संस्कार का भस्म रखे घर में छिड़क देना है। उससे क्या होगा, ये जो तीव्रता है जो निगेटिविटी की, वो कम हो जाएगी। दूसरा, इन्होंने किसने कहा था कि शारीरिक तकलीफ है हमें। क्यों शारीरिक तकलीफ है? शारीरिक तकलीफ क्यों होती है? मैं बहुत फास्ट जा रहा हूं इसके अंदर, क्योंकि अभी कितना बजा मुझे, टाइम होने है। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हम लोग सब काम करते हैं ना, भाग दौड़ तो जिंदगी भर चलती रहती है। कभी हमारे घुटनों के ऊपर हाथ रख के कहा था कि हमने आज बहुत चलाया तुमको? कभी कहते? कभी हाथ को बोलते कि बहुत काम किया आज, सॉरी? कभी बोलते? नहीं बोलते। अगर यही बात अगर आपके ऊपर सोच के देखो, आपने अच्छा काम किया और आपके प्रिंसिपल ने कुछ आपकी उसके लिए कुछ तारीफ नहीं की, कैसा लगेगा? हाँ? दिल को लग जाता है, बुरा लग जाता है, बराबर ना? हम क्या सोचते हैं, हमारे थोड़ी तारीफ करने में क्या हर्ज है, इनको नहीं करते। सेम वे हमारे मन हमारा शरीर का राजा है, और सारी जो पेशियां है उसकी प्रजा है, और हर पेशी को मन रहता है। हम लोग तो हमारे मन में जो आएगा उसके हिसाब से काम करवाते हैं। भले हमारे पेट में कैपेसिटी नहीं, फिर भी खाना खाते हैं बहुत चाव से खाते एकदम। और कभी कभार पैसा कमाने के लिए हम लोग बहुत सारा हमारे शरीर को पीटते हैं, लेकिन वो पेशियों से कभी बात नहीं करते। फिर एक समय आ जाता है, ये पेशियां ताकतवर हो जाती है और आपके खिलाफ बंड करती है। बंड मतलब रिवोल्यूशन करती है, आपके अगेंस्ट में जाती है। फिर बुढ़ापे में हम कहेंगे यार घुटने दर्द कर रही है, दिखना कम हो गया है, सुनना कम हो गया है, ये सब हम लोग कंप्लेंट करते नहीं चालू कर देते। लेकिन जब जवानी में उनके पास कभी देखा नहीं हमने, बुढ़ापे में उनकी याद आ रही है, ये सब हो जाता है। इसके लिए जैसे मैंने कहा कि स्वामी जी ने सिर्फ पेशियों की प्रार्थना करके वो सब जख्म उनकी जो हुई थी सबको ठीक किया था। आपको भी आपके शरीर के लिए आपके पेशियों की प्रार्थना करनी है। देखो, पेशियां 4 तरह का बंद करते हैं नॉर्मली। एक तो अंदर से करती है, या बाहर जाके करेंगी, या तो काम बंद कर देगी या काम जास्ती करेगी। अब आप कहेंगे ऐसे कैसे हो सकता है, हमारी पेशी बाहर कैसे जा सकती है? अंदर से तो समझ सकते हैं सब लोग कि कोई बुखार हो गया, सर्दी हो गया, कुछ जुकाम हो गया, जो भी है तकलीफ जो भी हमें हो जाती है तो अंदर से हो जाती है। बाहर से मतलब हमारे बच्चे, हमारी पेशी है ना, जब बड़े हो जाते हैं हमारे सुनते नहीं है, हमारे खिलाफ कुछ ना कुछ तो बातें करते रहते हैं। ऐसे इन्होंने क्या, हमको बच्चे टोकते हैं, अच्छा नहीं लगता हमें, लेकिन ये हमारी पेशी है जो बाहर जाके बंद कर रही है। तीसरा, काम बंद करके। काम बंद करके मतलब आपके शरीर में जो व्यवस्था है, आप जो खाना खाते हैं उसमें जो भी शुगर है, एनर्जी है, वो सारी पेशियां सब जगह में फैला देते हैं। अगर उन्होंने शुगर हजम करने का काम बंद कर दिया तो क्या होगा? डायबिटीज हो गया बोलते हैं ना हम लोग। और कोई कोई पेशियां क्या करती है,
ज़्यादा काम करते हैं, मतलब पेशियों का एक नेचर है। हमारे शरीर में एक पेशी मर जाती है, दूसरी जन्म लेती है, ये नॉर्मल प्रोसेस है। लेकिन कभी ऐसा हो जाता है कोई एरिया की पेशियाँ मरती नहीं है, वो सिर्फ पैदा करती जाती है, फिर हम लोग क्या कहते हैं उसको? कैंसर। देखो आसान है सब, सिर्फ साइंटिफिक लैंग्वेज में आपको बताते हैं हम लोग। तो ये सारी पेशियां हमारे ऊपर एक्शन ले सकते हैं, उसके लिए उनकी पेशियों की प्रार्थना करनी चाहिए, जो हम लोग नहीं करते हैं। हमारे पे कई इसके लिए उपाय भी दिए हैं, जैसे प्यूरोब्रेन है, ये मेंदु प्रतीक करके हम लोग आपको दिखाते हैं, यहाँ पे है। इसका इस्तेमाल भी आप आसानी से कर सकते हो, लेकिन 21 साल के ऊपर के लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एक का कार्ड दूसरा इस्तेमाल नहीं करेगा, पति का कार्ड पत्नी नहीं करेगी, पत्नी का कार्ड पति नहीं करेगा। यहाँ पे 6 चित्र आपको दिखते हैं, इसके पीछे भी 6 चित्र है, हर महीने के 1 चित्र है। वो पर्टिकुलर महीने के चित्र आपको लेके सामने बैठना है। ये हमारे मस्तिष्क का चित्र है, इसमें एक पोर्शन रहता है, उसको बोलते हैं सेंट्री पोस्ट, मोटर एरिया। वो मोटर एरिया क्या करता है? हम सोते तभी भी वो जागते रहता है, वो सोचते रहता है। अब इसका फायदा हमें कैसे होता है देखिए। आपको सुबह जल्दी उठना है, आप क्या करते हो? अलार्म लगाते हो, लेकिन आपका एक्सपीरियंस क्या है? अलार्म के पहले जाग जाते हो ना? क्यों होता है ऐसे? क्योंकि आप रात में सोते समय आपने ध्यान में रखा है मुझे सुबह जल्दी उठना है और मेरा काम जो है महत्व का उसको कंप्लीट करना है। अगर मेरी गाड़ी निकल गई तो मैं यहाँ पे रह जाऊंगा, मेरा काम नहीं होगा। उस टेंशन में आप सो जाते हो, आप जल्दी जाग जाते हो अलार्म से ही पहले। जब हम लोग सोते हैं तो हमारे जो सेंट्री पोस्ट है वो काम करते रहते हैं। आपने उसको आज्ञा दी है कि मुझे सुबह 4 बजे उठना है, आपको 4 बजे जगा देता है। इसी सिस्टम को हमारी समस्या में जो भी हमारी शक्ति जाती है उस शक्ति को रोकने का काम करना है। आपकी कोई समस्या रहेगी, रात को बिस्तर में जाइए, बैठे, कोई भी आपकी महत्वाकांक्षा रहेगी, इच्छा रहेगी, उसका विचार कीजिए आधा मिनट इसके ऊपर कंसंट्रेशन कीजिए। ये जो पोर्शन दिखा है इसके ऊपर कंसंट्रेशन करना है। वो पर्टिकुलर महीने का कलर अलग अलग रहेगा। और साथ में ये इंपॉर्टेंट चीज सोचनी है, मेरे बच्चों का तो कल्याण होना ही चाहिए, लेकिन साथ में और भी बच्चे हैं, उसके दोस्त रहेंगे, आजू बाजू पड़ोस के लोग रहेंगे, बच्चे रहेंगे, उनका भी कल्याण होना चाहिए। उसके प्रति मैं क्या कर सकता हूं, इसके बारे में सोचना है। और ये कार्ड अपने पिलो के नीचे रख दीजिएगा। सुबह उठने के समय वापस वो कार्ड निकालिए, सेम प्रोसीजर कीजिए और कार्ड को बाजू में रख के निकल जाइए। इसमें आपकी समस्या हल होगी क्या, मैं नहीं बता सकता हूं, लेकिन आपकी समस्या में जो शक्ति आप खर्च कर रहे हो उसके विचार में वो शक्ति आपकी बच जाती है। जैसे मैंने कहा, एनर्जी क्रिएट नहीं कर सकते, नष्ट नहीं कर सकते, उसको बचा सकते हैं या तो रूपांतरित कर सकते हैं। तो एक शक्ति बचाने का एक तरीका है। दूसरा और एक इंपॉर्टेंट उपाय है प्रार्थना मतलब अच्छे विचारों का चिंतन। आपका कोई देवता को मानते रहेंगे, उसकी प्रार्थना करो, कुछ भी करो, लेकिन बहुत सारी, जैसे हमने शुरू में प्रार्थना की राष्ट्र कल्याण की, अच्छे विचारों का चिंतन वो सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको बताया कि स्वामी जी ने प्रार्थना करके ही सब जख्म ठीक कर दिए, वैसे हम भी कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे रोज शाम को 7:30 बजे ये प्रार्थना करते हैं हम लोग। हम जो साधक लोग है, जो कार्य करता है, वो भी 7:30 बजे करते हैं। क्यों करते हैं? जैसे मैंने रेजोनेंस बताया आपको, वो एक तरह से रेजोनेंस क्रिएट हो जाता है और रेजोनेंस में शक्ति का गुणाकार हो जाता है, शक्ति रेजोनेट हो जाती है एक दूसरे के साथ। ये इस तरह से फायदे हैं। हमारे यहाँ पे बहुत सारे अभ्यास वर्ग है, आप लोनावाला में आइएगा। हमारी वेबसाइट भी है manashakti.org, आप वहाँ पे भी चेक कर सकते हो। टाइम टेबल पूरे साल का रहता है। आपको एक इन्फॉर्मेशन बुक दे नहीं सके ना, आपको एक इन्फॉर्मेशन बुक दी है मनशक्ति के बारे में, आप जरूर पढ़िए उसको। जब भी मौका मिले लोनावाला में 3 दिन के, लेकिन क्लासेस हमारे मराठी में रहते हैं, कुछ क्लासेस इंग्लिश में भी रहते हैं। हिंदी में हमारे यहाँ पे इतनी मतलब तैयारी नहीं है अभी तक, शायद कुछ दिनों के बाद हम लोग वैसे हिंदी में बात करेंगे। आप पहचान गए रहेंगे मैं बम्बई वाला हिंदी बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो उस तरह से हमारी तैयारी। लेकिन हमारे पास बहुत सारे मशीन टेस्ट है, जैसे आपने डॉक्यूमेंट्री में देखा
पूजा उपक्रम है, जैसे मेधा संस्कार है, मौजी बंधन, वास्तु शमन, सत्य पूजा, यज्ञ पूजा, श्राद्ध पूजा, ये सारे हमारे यहाँ पे कार्यक्रम चलते रहते हैं। आप जरूर मौका मिले तो लोनावाला आइए, हमारा बुक स्टॉल बाहर रखा है, आप जरूर उसको देखिएगा। खरीदने के लिए कोई कंपल्सन नहीं है, लेना ही चाहिए, ऐसे बिल्कुल कष्ट नहीं है हमारा। अब हम यहाँ पे आए हैं, एक पैसा भी नहीं लेते, यहाँ पे फ्री ऑफ चार्ज हम लोग लेक्चर देने आते हैं, क्योंकि ये जो ज्ञान की गंगा है ये तो बहती रहने वाली है। जिसको जितना चाहिए उतना पानी अपना अपना कैपेसिटी के हिसाब से भर लेगी। ये ज्ञान दान का काम चलते रहेगा। जो कुछ इंफॉर्मेशन ज्ञान हमें मिला है वो आप तक लाके पहुंचाने का काम हम लोग करते हैं, क्योंकि इसमें से एक पैसे की भी अपेक्षा हम लोग नहीं रखते। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि जब मैंने कुछ समाज से पाया तो समाज के प्रति मुझे कुछ देना है, इस विचारधारा से हम लोग यहाँ पे आए हैं। हमारे यहाँ पे हमारे ज्ञान प्रकाश यात्रा भी रहती है नवंबर में, तो फिर हम लोग अलग अलग जगह में जाते, ग्रुप बना के, और वहाँ पे ही यही काम करते थे। हमारी इस संस्था में ज्ञान का कोई चार्ज नहीं लगता है, जैसे बताया उन्होंने। हम लोग डोनेशन भी नहीं लेते। आप बोलेंगे जाओ मैं 1 लाख रुपए डोनेशन नहीं चाहिए हमें। गवर्नमेंट का एज भी नहीं लेते, कोई भी गवर्नमेंट की मदद नहीं लेते। फिर यह संस्था चलती कैसे? तो हमारे ऐसे हजारों कार्यकर्ता है जो ये सब ऐसे इस तरह से काम करते हैं। हमारे केंद्र में मैक्सिमम लोग हैं जो उन्होंने लाइफ डोनेट किया है, पूरा लाइफ 100%। यंग जनरेशन है पूरी, सब कार्य करते हो, मतलब क्लीनिंग से लेके ज्ञान दान तक सब। हमारे पे ऐसी भी व्यवस्था है, अगर आपकी रहने और खाने की व्यवस्था आप खुद करेंगे तो ये क्लासेस हमारे आपके लिए फ्री रहेंगे, इसके लिए कोई चार्जेस नहीं है। अगर चाहिए तो हम नाम मात्र चार्जेस में आपको ये क्लासेस करवा देते हैं, उसकी व्यवस्था मिल लेते हैं। सिर्फ 1900 रुपये 3 दिन की, इसमें आपका 3 दिन का खाना पीना रहना सब कुछ आ गया। लोनावाला की जैसी जगह में 1900 रुपये में आपको कोई रहने देगा, आपको दे पता नहीं है। तो इस तरह से हमारा ज्ञान चलता है, क्योंकि स्वामी जी ने कहा है मुझे आपके लिए काम नहीं करना है, आपके बच्चों के लिए काम करना है। क्योंकि अगर मेरी अगली जनरेशन सुसंस्कारित और कर्तृत्ववान होगी तो ही हमारा देश का भविष्य अच्छा होने वाला है। इस हेतु से हम लोग यहाँ पे आए हैं। अगर आपको लगा कि हमारे इलाके में भी इस तरह से कुछ काम होना चाहिए, कोई अब आके जानकारी देनी चाहिए, तो यहाँ पे बहुत सारे बुजुर्ग बैठे हैं, उनके पास हमारे नंबर है, आप उनको पहचानते हैं, आप उनसे नंबर लेके हमें कांटेक्ट कर सकते हो। अगर मौका मिला तो हम शायद नवंबर में वापस भी आएंगे यहाँ पे, उस टाइम पे हम लोग उसका प्लानिंग कर सकते हैं। मैं रुकने वाला, अगर कुछ डाउट है, कुछ पूछना है, कोई चीज समझ में नहीं है, ऐसे कुछ है तो बताइए। कुछ डाउट नहीं है, कुछ पूछना नहीं है, बाद में भी मिल सकते हमको बाहर, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे मैं रुक रहा हूँ। आप सभी को शुभेच्छा। और इस ऑर्गेनाइजेशन की जो व्यवस्थापन की जो लोग हैं, उन्होंने हमें यहाँ पे आके आपके सामने कुछ चीज बताने की संधि मिली है, हमें दी है उन्होंने, इसके प्रति हम उनके भी आभारी है। धन्यवाद। सेशन जानता सेशन ठीक है। हाँ, मुझे लगता है जो जानकारी हमें मिली, शायद इसके पहले हम लोगों को इसका 10% भी नहीं मिला होगा बाहर पढ़ने में या बिजनेस सुनने में आया होगा, ऐसी एक जानकारी हम लोगों को मिली है। ये पूरी हमारे मन और हमारे दिमाग से संबंधित जानकारी थी। हो सकता है कि थोड़ा सा किसी को कुछ कठिन लगा होगा, लेकिन जब इनकी किताबें अगर आप लेते हैं, देखते हैं, तो आपको उसमें से बहुत सारी जानकारी और मिल जाएगी, आपका नॉलेज बढ़ जाएगा। और जो मार्गदर्शन सर ने आज किया है हमें, उसको हम लोगों को साथ में सिर्फ लेके नहीं जाना है, उसको अपने घर में उसका उपयोग करना है। जो कुछ भी हो रहा है, हम लोग शायद सभी लोग ऐसे आयु वर्ग में हैं भी कि जो अपने लिए कुछ नहीं चाहते। हम लोग क्या
क्या चाहते हैं, हमारे बच्चों के लिए चाहते हैं सब कुछ। तो ये जो चीज़ आज बताई है यहाँ पे, जो चीज़ सिखाई गई है, इसका आपने बच्चों पर किस तरह से प्रयोग करना है ये आप सोचिए समझिए, और उनकी जो जनरेशन, उस जनरेशन को आप आगे बढ़ाने की कोशिश करिए, उनको पूरी तरह से परिपूर्ण बनाने की कोशिश करिए। तो वही चीज़ आगे भी डुप्लीकेट होती चली जाएंगी। जो आप अपने बच्चों को देंगे वही वो अपने बच्चों को देंगे। और इसी तरह से अपनी पीढ़ियाँ, जब हम आगे वाले आने वाली पीढ़ियों को सुधारेंगे तो अपने आप धीरे धीरे समाज में परिवर्तन आएगा और देश भी खुश होगा, खुशहाल होगा। मैं धन्यवाद करता हूँ पंडित साहब का और उनके सभी साथियों का, दोनों का, कि इतनी अच्छी जानकारी दी हम लोगों को। और सेक्रेटरी महोदय, अध्यक्ष महोदय कुछ कहना चाहे तो उनको माइक देता हूँ। उपस्थित सभी शिक्षकगण, पाठन को और पंडित साहब और उनकी पूरी टीम, महाराष्ट्र शिक्षण मंडल के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में यह हमें अच्छा मौका मिला कि यह मनोशक्ति प्रयोग केंद्र जो है लोनावाड़ा में, उनसे संपर्क हुआ और बातचीत हुई। उसके लिए श्रेय मैं पाटनकर जी को देता हूँ कि उन्होंने इनसे मिलवाया और यह प्रोग्राम तय किया। इसके द्वारा जो भी आप ज्ञान प्राप्त हुआ है उसका उपयोग आप स्वतः के लिए करें और अपने शैक्षणिक स्तर को सुधारने के लिए करें। इसके लिए ये हमने ये प्रयोग शुरू किया है और बीच बीच में इसके प्रयोग आप लोगों को यहाँ मिलते रहेंगे, जिससे उसका ज्ञानवर्धन बढ़ता रहेगा और वो रिवाइज होता रहेगा। और यही ज्ञान आप अपने स्टूडेंट्स को दें, जिससे हमारी शाला में उनका प्रदर्शन बहुत उत्कृष्ट रहे और उनका जीवन भी उत्कृष्ट रूप से चलता रहे। तो मैं पुनः धन्यवाद देता हूँ पंडित साहब और उनकी टीम को भी, आपने आकर यहाँ हमारे सभी शिक्षकों को ज्ञानवर्धन कराया है। और इसके पश्चात कल से दूसरे सत्र हमारे शुरू होंगे बच्चों के लिए। तो उसमें भी हम चाहेंगे कि जो बच्चे बैठे हैं उनके शिक्षक वर्ग भी यहाँ उपस्थित रहें और उन बच्चों को ये क्या बताते हैं यह सुने वो, और फिर बच्चों से वैसा वर्तन करने के लिए, वैसा आचरण करने के लिए मार्गदर्शन बच्चों को वर्ष भर दें, तो जिससे कि बच्चों में ये गुण आत्मसात हो जाए। ये गुण आत्मसात होंगे तो वो जैसा परिवर्तन उनका शाला में रहेगा वैसा परिवर्तन वो अपने घर में आचार व्यवहार करते रहेंगे और अपने माता पिता का और गुरुजनों का आदर करेंगे। तो इसी के साथ मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद।